ये बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप एक व्यूअर होते हो और फिर आपको जो पॉडकास्ट आप रोज देखते हो और उसी पॉडकास्ट का आप हिस्सा बन जाते हो। तो आज मेरे पास एक मौका ऐसा है कि मेरा व्यूअर जो कभी खाली वीडियोस देखा करता था, सुना करता था, एक्सपीरियंस लिया करता था, आज वो सिलेक्ट हो गया, रिकमेंड हो गया और उसने कहा कि क्या हो सकता है हम लोग बैठे। मैंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है और ये इंटरव्यू कई बार कैंसिल हो कर फाइनली अब हो रहा है। सो ये आपका भी नसीब है, हमारा भी नसीब है कि ये पॉडकास्ट हम लोग होते हुए देख रहे हैं। तो वेलकम करना चाहूंगा निहाल का, जो कि पहले अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो चुका है। क्या हाल निहाल भाई? बढ़िया बढ़िया। शिवम तो बड़ा कैसा है? मैं बेहतरीन भाई। यार अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ना, आपका पहले अटेम्प्ट में हुआ एज अ फ्रेशर। तो यार एक फ्रेशर को ना कई चीजें सुनने में आती है जब कहानी शुरू होती है। पहली बात उसे सुनने में आती है कि यार लोगों के 8, 9, 10 अटेम्प्ट लग जाते हैं। बीइंग अ फ्रेशर तो यार गोल्डन चांस है, उसको अच्छे से करो। ठीक है, इसके अलावा आपको सुनना आता है भाई कोचिंग जरूरी है, एक बार रिटन के लिए ना लो तो चल जाता है, पर एसएसबी के लिए लेना जरूरी है। आई थिंक आपने भी थॉट सुनी होगी। आपका खुद का पहला रिएक्शन क्या था? खुद के दिमाग को क्या कहा आपने? पहले तो आपकी इस क्वेश्चन के लिए बार में सेट की ना, मेरे को इंटरव्यू भी याद आ गई। इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ किया कि सेट थे। थैंक यू उसके लिए। और यार कोचिंग का तो देखो, जो भी सुनी सुनाई बातें हैं, मेरा शुरू से यही माइंडसेट था कि अगर सुनी सुनाई बातें हैं तो फिर सुनी सुनाई अटेम्प्ट्स भी है। अगर लोगों की बातों पर जाओगे तो लोगों के अटेम्प्ट्स पे भी जाओ। वो चीज़ मेरे लिए एक्सेप्टेबल शुरू से थी। अच्छा, तो पहली बात तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल सही स्टार्ट था और मेरे को बस इतना सा पता था कि यार ज्ञान बट रहा है, हर जगह रीजन और बात है, बस मैं यहाँ से बट लास्ट में अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज किया, जितना भी रहा उस पे। और तेरी वीडियोस भी देखा करता था मैं, बड़ा मजा आता था वीडियो देखने। बाकी यूट्यूब को ही मैंने यहाँ सहारा बनाया बढ़िया से। और ये जो कोचिंग जरूरी है कि नहीं है, वो एक पर्सन टू पर्सन जारी करती है। तो उसके लिए किसी को अगर लग रहा है रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर लग रहा है कि वो खुद से कर सकता है तो मैं बोलूँगा कि नेचुरल भी जाना चाहिए। कई बार मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में इसीलिए मुझे लगता है कि हो गया कि काफी चीजें अपने हिसाब से कर देगा। अच्छा, जब हम एसएसबी के बारे में ना पहली बार सुनते हैं, आपने तो रिसेंटली सुना था जब आप नौकरी करना शुरू कर चुके थे। उससे पहले तो आपका प्लान भी नहीं था कि फौज ज्वाइन करोगे, राइट? अब जब आपने जस्ट सुना तो ये भी तो सुना होगा कि एसएसबी वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू है। और आप एक बात बोलते थे कि यार मैं एक दिहाड़ी मजदूर की तरह ना काम करता था। दिहाड़ी मजदूर क्या होता है कि जो कमाता है उसी का खाता है। तो एक टफेस्ट ऑफ इंटरव्यू को, इस बात को डाइल्यूट करने दिमाग में कि ये निकल भी जाएगा, पॉसिबल ही है, वो कैसे आपने, मतलब दिमाग को प्रोसेसिंग क्या थी आपने? भाई थे इतनी सी बात तो मेरे अंदर हमेशा से थी कि मुश्किल है इसीलिए करना। अच्छा, मैं आसान काम तो कर रहा। हाँ बिल्कुल। तो एक प्राइवेट जॉब तो यार किसी की भी हो जाती है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो। और मेरा भी ठीक ठाक ही पैकेज था, अच्छा खासा था। तो दिहाड़ी मजदूर मैंने इस सेंस में होता था कि मेरे को इस चीज के लिए मेरे को वो कितनी लगी थी कि मैं आज जो मेरे ब्लैकर में आएगा मेरे को इतना कमाना है कि मैं भरपेट खा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 200 रुपए की पढ़ाई करी है तो वो 200 के 200 मेरे यूज हो जाए। उसमें कुछ ऐसा ना हो जाए कि 100 रुपए का यूज कर लिया, 100 रुपए छोड़ दिया। अच्छा, तो ये उस सेंस में थी। और अगर जॉब तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे जॉब छोड़ दी, क्योंकि अगेन अगर अंदर से वो चीज़ आपके नहीं आएगी कि आप एक बार में इसको खोलना है, तो मेरे को 2-4 अटेम्प्ट देने नहीं थे। मेरा पहला और आखिरी होना था। तो मैंने कहा जब अब आखिरी और पहला ही होना है तो फिर दिहाड़ी मजदूर क्या, फिर उससे कुछ ऊपर भी लेवल की। अच्छा, अब फौज की जानकारी मिली थी आपको जॉब के दौरान, ठीक है? एंट्री है आपकी टीजीसी। जरा थोड़ा ना एक व्यूअर्स को समझाओ, जैसे लेमैन की तरह, जैसे किसी को पता भी ना हो, टीजीसी एंट्री है क्या, कितने परसेंटेज चाहिए, और मेरिट तक का सफर में क्या मतलब खतरा है, खतरा नहीं, कि होता ना सीरियस एंट्री में कि मेरिट आउट हो सकते हैं, इस एंट्री में क्या सीन है? तो मैं शुरुआत से शुरू कर, जितने भी रिवर्स है, अगर आपको भी आइडिया नहीं था मेरे जैसे, अगर आपको आज ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आपको ये बात पहले भी सुनने में आ रही है, तो आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे किसी भी प्रांत से, तो आपके पास इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल बिना किसी रिटर्न। पहला ऑप्शन ये होता है कि एसएससी टेक के थ्रू आप जा रहे, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो मेरी एंट्री नहीं थी। उसके लिए परसेंटेज सही है, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग वाइज होते हैं। मेजॉरिटी 60 के आसपास की अगर है, आपके 60+ परसेंटेज है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, शायद आपको पर इनपुट आना ही आना।
और 65 प्लस अब तो सारे ब्रांचेस में कॉल आ जाती है डायरेक्ट, बिना किसी इंटरव्यू, सॉरी बिना किसी रिटर्न। और मेरी जो एंट्री थी वो TGC एंट्री थी, जिसको टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री। इसमें क्या है कि परसेंटेज थोड़ी सी हाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है मेरा, तो मेरे में 85 हुई थी परसेंटेज। अगर आपकी ग्रेजुएशन है फॉर एग्जाम्पल बीटेक में 85% है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, तो आपको कट ऑफ जाती है। अगर उसके ऊपर है तो आपको कॉल आ जाएगा SSB का। सिमिलरली अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग परसेंटेज डिसाइडेड है। TGC में थोड़े से हाइयर परसेंटेज इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग IIM में होती है अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो। इस एंट्री का एक फायदा ये भी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल टॉप जो लेट्स से सीटें आई है PGC की, अगर आप उसमें नहीं होते तो आपको ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो ट्रांसफर होकर आप मिल जाता है, जो कि आप SSC टेक के थ्रू जाते होते, तो ऑलरेडी 70 इसमें इंक्लूडेड। तो दिस इज बेसिकली TGC इज अ बिगर पैकेज ऑफ व्हाटएवर वी हैव बीन हियरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द SSC टेक, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी ज्यादा है, ट्रेनिंग भी परमानेंट है, और मतलब ट्रेनिंग भी IIM से होती है, परमानेंट कमीशन है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी फिल्टर पहले लेवल भी ज्यादा लगा दिया, ज्यादा इनफैक्ट काफी अच्छा खासा फिल्टर लगाया, सीटें भी बहुत कम होती। प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आ सकती है। प्रॉब्लम्स SSC टेक और TGC की मोस्टली सेम ही होती है। एक प्रॉब्लम TGC में नहीं होती है जो कि SSC टेक में होती है। अगर आप मेरिट आउट होते हो तो देन यू हैव टू गो टू दी प्रोसेस बैक अगेन फ्रॉम द वेरी फ्रेश स्टार्ट, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ गए। TGC ने मेरिट आउट होने का सीन नेग्लिजिबल है, बिल्कुल है ही टेक्निकली। अगर आप मानो कि आपकी कुछ सीटें आई हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में 7 सीटें 7 सीटें, और अगर आप उन टॉप 7 में नहीं भी आते हो तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन की सीटों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी ट्रेनिंग होती है वो OT गया में, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया। अगर यू आर इन टॉप 7 देन यू विल गो टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 1। सो दिस इज व्हाट इट इज। प्रॉब्लम्स, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरिट तक जाने से पहले यार SSB का तो जो प्रोसेस है वो तो है ही। अभी जैसे शुभम भाई ने बोला कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज मैं सुन भी रखा था और इसीलिए करना भी। तो माइंडसेट का भी एक प्रॉब्लम होता है लोग, जिसकी वजह से लोग के अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती है। लोगों की बातों पे सुनी सुनाई बातों पे मत करो। लोगों ने किया है तो मुझे लगा था मैं भी कर लूँगा, इसीलिए शायद कर भी लिया। और एक प्रॉब्लम जो बेसिकली आती है, आप अपने आप को ना थोड़ा सा पहले से मेडिकली टेस्ट करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग PGC में आने के बाद, चाहे SSC टेक में जाने के बाद मेरिट आउट तो नहीं होता है, बट वो मेडिकल आउट हो जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉपीज है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसकी साइड पे जाके पढ़िए ना क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। 3-4 बार रेकमेंड लगातार और इस सेम पॉइंट की वजह से आउट हो जाती है, दैट इज मेडिकल आउट। उसमें से आपको OBA भी नहीं मिलता, PGC का भी कुछ नहीं मिलता। तो आप पहले से देख के आप इसको कम से कम अपना मेडिकल चेकअप करा लो, ताकि आप फ्री माइंड से कम से कम प्रिपेयर कर सको। मैंने ये चीज़ नहीं करी, इसीलिए मुझे शॉकिंग भी था। चलो कोई सब मेडिकल क्लियर हो गया, बट मुझे डर में लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद अगर आपको पता चलता है कि यू आर नॉट मेडिकली फिट फॉर दिस रोल और फॉर दिस पोजीशन, देन इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। सो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स है। बाकी अगर हो जाता है तो बस तो मजे तो जो खुशी है वो बता नहीं सकते। अच्छा भाई ने, मैं अभी चलो मेडिकल की पहली बात छिड़ी, तो मैं मेडिकल के बारे में कहना चाहूंगा। अगर भाई एग्री करे इस बात पे तो आप बताना यार, और कुछ ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर। अगर हम मेडिकल की बात करें, देखो सारा मेडिकल अगर आप कराना चाहते हो करा सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसका एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होता है। शॉर्टकट ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओ, ठीक है, उससे कहो कि मुझे बेसिक फिटनेस फॉर्म चाहिए। ये बेसिक फिटनेस फॉर्म जो पुलिस में भर्ती होते हैं ना, उनको भी कराना होता है। अब पहले क्या होता था, थल सेना और पुलिस एक ही होती थी, ठीक है ना। तो जो थल सेना मतलब इंडियन आर्मी और जो पुलिस है, उनके बेसिक फिटनेस सेम है क्राइटेरिया। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें सारे टेस्ट लिखे होंगे। अब वो टेस्ट चाहे आप गवर्नमेंट में करा लो, चाहे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ऑप्शन होता है कि आप उसके थ्रू करा सकते हो, ठीक है, या आप बाहर जाके एक एक टेस्ट करा लो, कैसे भी आप करा लो, ठीक है ना। पर मैं उन टेस्ट में ना कुछ टेस्ट कहना चाहूंगा जो आप 110% कराओ। जैसे ब्लड यूरिन कराओ, कार्डियक का आप कराओ, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी का होता है। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाए जरूर, ठीक है ना। कई जगह ना आपकी ना चोटों की ना गांठें बन जाती है, उनका जरूर चेक कराओ आप। फिर आपका ENT का आपका होता है,
और आईज में आपकी 3 चीजें होती हैं, आपका नंबर तो हो ही गया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का भी एक इशू होता है, वो आप जरूर चेक करा लो। और तीसरा, कुछ लोगों की आंखें ना नेचुरली एक में स्क्विंट होता है, पता नहीं होता, हमें लगता है छोटी मोटी बात है, वो चीजें आप चेक जरूर करा। और लास्ट है आपका ऑर्थोपेडिक, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, उससे नॉकनी और फ्लैट फुट चेक करा लो, क्योंकि मेरे केस में ना फ्लैट फुट मुझे थोड़ा लेट पता लगा था, जिसकी वजह से ना आप मेरे जर्नी ना कभी कंप्लीट नहीं सुनोगे कि शुभम वार्ष्णेय का आगे हुआ, क्योंकि मैंने कभी ज्यादा डिक्लेयर भी नहीं किया कि मेरा आगे हुआ क्या, कि मुझे बहुत लेट पता लगा कि मेरे को फ्लैट फुट है और उसको ठीक करने में 1-1.5 साल लगेगा। तो मेरी जर्नी वहां पॉज हो गई, रुक गई, खत्म हो गई, कुछ भी आप कह सकते हो, बट ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ये गलतियां ना करो तो बेहतर है। भाई कुछ ऐड करना चाहो तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली शुरू में आपने। मतलब ऐसा है कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल फ्लैट फुट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप ना 2 टाइप के फ्लैट फुट होते हैं, एक होता है परमानेंट फ्लैट फुट, एक होता है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। तो जैसा कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट वाले लोग अपना वाटर मार्क नहीं आता, कई बार पैरों पे लगता है कि नेचुरल आर्च है, आप सर्च का आर्च कि ये बात चेक करा लो जाके आप कंफर्म हो जाओगे। और अगर थोड़ा वो फ्लेक्सिबल भी होता है ना, तो वो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है यार। कुछ एक्सरसाइजेज होती है ओपन लोग। और एक चीज जो भाई ने मिस करी वो बस ये है कि अपना वेट थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि वेट के लिए भी लोगों को तैयार। हाँ, और वेट ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपकी कंट्रोल में है, तो यूनिट टू वर्क। हाँ, अब वेट में भी भाई एक बात और है, शायद आप ऐड करवाना चाहोगे इसमें, वो ये कि जब आप बीएमआई में हो तो आप लोअर इन बीएमआई में आ रहो। जैसे आपका आइडियल बीएमआई होता है 21, पर आप रहे 18-19 पे रहे आप, तो आप मेडिकली फिट आने तय हो, ठीक है ना। ये आपका ना एक दिमाग में सेट होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी गलती जो मेजॉरिटी लोग एसएसबी जाते हुए करते हैं कि वो 5 किलोमीटर की रनिंग का ना स्टैमिना नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी दिक्कत होती है जीटीओ टास्क के अंदर। भाई सही कह रहा हूँ क्या मैं? और भाई बिल्कुल सही भी है और गलत भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं अपनी भी बात अगर करूँ तो मैं क्या था, मैं जिम जाता था। अच्छा, तो ठीक है मसल टेंशन आती थी, बट मैंने कभी ऐसा रनिंग नहीं करी। और मेरे को सच में प्रॉब्लम अगर बोली जाए तो वही फ्लेक्सिबल और स्ट्रेट रिजिड फ्लैट फुट वाले हिसाब में हम लोग समझे तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम हुई। तो भाई क्या भी सही भी रहा गलत भी रहा, आप अपने आप को दौड़ के जा सकते हो तो दौड़ो, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा बिल्ड करो या कुछ एक्सरसाइज कर लिया करो घर पे। अगर आप मेरे जैसे जॉब वॉब में रहते थे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करके बिल्कुल जानी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे पसीना बराबर। हाँ, ये नहीं जरूरी है। देखो मैंने एक्चुअली 5 किलोमीटर की बात क्यों बोली, वहां पर ना एक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है। प्रॉब्लम सारा या तो इसमें आता है, एक होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इन दोनों में ही आता है जो आता है पंगा। अब होता क्या है कि अगर मान लो आपका दिमाग यहाँ थक गया तो डिसीजन नहीं ले पाता। और वहां पर ना एक गंदी बात ये होती है कि आप रेड को टच नहीं कर सकते। मोमेंट यू टच द रेड वो लिख देंगे एसओआर में प्रॉब्लम, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम है। मेरा सिर्फ इसलिए कहना था कि अगर आपका स्टैमिना ठीक है, आपका दिमाग थकेगा नहीं, तो आप डिसीजन सही से ले सकते। क्योंकि मेरे साथ इशू ये रहता था कि अगर मेरा स्टैमिना चला जाता था ना, तो मेरे हाथ पैर बस कहीं भी टच कर लेते थे। और मैंने जानबूझ के टच नहीं किया, बट वो टच तो हो गया ना, और बार बार टच हुआ वो, क्योंकि थक तो मैं गया ही हूँ, झूठ क्या बोलूं मैं। तो हर किसी का केस होता है, बट हिदायत यही है कि अगर 5 किलोमीटर का स्टैमिना 30 मिनट का भी बना लो तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट में है। और एक बात और है भाई, अगर कहें गर्ल्स के साथ रहता है, प्लीज बिल्ड द अपर बॉडी यार। अगर अपर बॉडी में ताकत है ना तो रोप चढ़ना ये चढ़ना बड़ा थोड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, इस जर्नी में गर्ल की बात आई है तो मुझे याद आई ये बात कि भाई की लाइफ में भी एक स्पेशल एक गर्ल है। तो मुझे जरा वहां से कहानी थोड़ी शुरुआत बताओ भाई कि ये गर्ल की एंट्री से फौज की एंट्री कैसे हुई? भाई चलो ठीक है, पूछ ही लिया तो बताता हूँ। मैं गर्ल की एंट्री से ही मुझे ये वाली एंट्री के बारे में पता चला एक्चुअली। तो शी ओनली टोल्ड मी अबाउट दिस एंट्री स्कीम, बिकॉज वो आर्मी ब्रांड है, तो उनके घर में उन्हें विश्वास ये था। ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और आपको जो कहानी पता है वो आप जीरो से बताओ, उनकी मुलाकात से बताओ। उनकी मुलाकात से ये कन्वर्सेशन आई कैसे, उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी कैसे, और आज ये कहानी कहाँ तक है, थोड़ा वहां तक बता दो। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि मैं जॉब में था, वो भी सेम कंपनी में थी, हम लोग साथ में काम करते थे, वी बिकम फ्रेंड्स। और बातें शुरू हो गई, तो हम दोनों इंटरेस्टेड थे एक दूसरे के लिए। और उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें भी है, क्योंकि उनसे बात करके उनके बारे में जान के मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी आता था, क्योंकि घर में आर्मी थी ना। क्योंकि देखो जो सिविलियन होता है ना, वो अगर बिल्कुल ही लाइक प्रॉपर सिविलियन है, क्योंकि मेरे एरिया में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने कभी किसी को नहीं देखा है, कभी सुना।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कल्चर बिहार से जनरली लोग ना वहाँ पे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो मरे पड़े, लेकिन आर्मी एज सच खुद में ही अपील थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसने बाद फिर मुझे शायद इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता था बहुत सारा बात करके उनसे। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है तो वाई डोंट यू ट्राई फॉर इंडियन आर्मी। बट मुझे लगा था कि मेरी आई क्या 5-9 के आसपास था, मुझे लगा था इट वॉज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी 6+ और 6 टू गेट इनटू द आर्मी। मतलब कितना अनअवेयर था अपनी जगह। बट उनसे बात करके उन्होंने मुझे बताया ये दो स्कीम्स है, जैसे फिगर जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, उन सारी स्कीम्स के बारे में मुझे उनसे ही पता चला। उसके बाद मैंने अपनी डिटेल रिसर्च करी और कहानी यही है कि फ्यूचर में और रेडी के बाद में आने कार्य के साथ के भी सके। सो ये शॉर्ट है, ठीक है ना, बट आई होप जो हमारी होने वाली भाभी है वो सुन रही है, तो अगर मौका मिले तो मुझे थैंक यू कह दीजिएगा कि मैंने जिक्र करवाया इस बात का, वरना मुझे नहीं पता था ये बात कब बाहर आएगी। सो अगर हम इस कहानी में थोड़ा और आगे चले, अब जब आप फ्रेशर होते हो तो यार एक चीज ना, एक इंसान ना स्टेज 1 से ही बड़ा परेशान होता है। यार क्या है स्टेज 1? एक तो साला क्लियर नहीं हो रहा कि करना क्या है, दूसरी बात ये नहीं समझ में आ रहा कि पीपीटी नाम की चीज चढ़िया है क्या, इसमें एक्चुअल में लिखना क्या है। चल OIR ठीक है कि यार ये प्रैक्टिस हो जाएगी, लोग बोलते भी बहुत हैं कि बहुत आसान है बहुत आसान है, पर शुरुआत में पजल ही लगता है कि यार ये तो इतना आसान नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं पर है नहीं। सो स्टेज 1 की कहानी लेके चले तो तैयारी कैसे शुरू हुई, क्या क्लियरिटी कब कैसे आई? देखो स्टेज 1 के लिए ना, अगेन सुनी सुनाई बातों को रहने दो। 3 टाइप के लोग हैं। अगर आपको स्टेज 1 से डर लग रहा हो, नंबर 1। अगर आपको स्टेज 1 से डर नहीं लग रहा, नंबर 2। और अगर आपको ऑलरेडी स्टेज 1 काफी बार चीजें हो रहा है, नंबर 3। तो ये और भी कुछ वैराइटीज के लोग होते होंगे, बट मैंने ब्रॉडली ऐसे ही लोगों को देखा है। हर एक केस के लिए एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है भाई, कि जो ओरिजिनल DIPR के सेट्स है कि वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। मैंने जो किया, मैंने जो लोगों को देखा करते थे, 2 स्टेज 1 के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला OIR का वो लेके चलते हैं। OIR की तैयारी लोग बोलते हैं ईजी है, डिफिकल्ट है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे लिए भी इनिशियली क्या था कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी चीजें थी वो मुझे नहीं पता थी, बट जब मैंने प्रैक्टिस करी उसको यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना और ओरिजिनल DIPR सेट्स, तो वही सारे सेट्स के क्वेश्चन आते हैं। जब आपके पास ऑप्शन है, यू शुड गो थ्रू इट। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा OIR वाले पार्ट में। दिस इज स्टेज 1 का सबसेक्शन A। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन B ऑफ स्टेज 1, दैट इज EPNDP। उसमें क्या है कि आपने एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, और उस पिक्चर को देखने के लिए हमें कुछ टाइम दिखता है, और उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी बनाने के लिए हमें टाइम दिखता है, और फिर उस पिक्चर को डिस्कस करने के लिए टाइम दिखता है, और फिर कॉमन स्टोरी बनाने के लिए टाइम। सारी चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि पिक्चर के ऊपर ही आगे पीछे चीजें चल रही। तो जब पिक्चर के ऊपर ही चीजें चल रही है तो कितने सारे लोग हैं, तो टोटल अगर मैं देखूँ तो अलग अलग एंट्रीज में बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे में 271 भी आते हैं और बहुत सारे एंट्रीज में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। इसमें आप अपने आप को अलग इस तरीके से विकास करते हो, इसलिए अगर आप अपने आप के अंदर की पॉजिटिविटी के बारे में खुद जानते हो तो वो चीज बाहर आप निकाल सकते हो। उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मान लो ब्रिज पे खड़ा है और नीचे पानी है और कोई भी नहीं हो, पानी को देख रहा है, जरूरी नहीं है उसको स्टडी करने की। ये भी हो सकता है कि उसके इंजीनियर हो और वो उसने बनाया है उसी के ऑर्डर बराबर है कि नहीं। ये एक छोटी सी बात है जो बिल्कुल स्पेशल लोग हैं उनके दिमाग में एक बार आई होगी कि यार वो खड़ा है तो पक्का गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपने पॉजिटिविटी पकड़नी है सिर्फ फ्रेशर के लिए भी, जिनका स्टेज 1 क्लियर नहीं हो रहा है या पीपीटी में प्रॉब्लम आ रही है, उससे ये वर्क करेंगे चीज मेरे हिसाब से। उस टाइम पे सिचुएशन से आप भाग नहीं रहे हो, आप अपने आप को स्टैंड आउट कर रहे हो, तो ये अंतर शब्द हो। क्योंकि सेकंड राउंड में टैग होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। टैग में पीपीटी में मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अंतर ये है कि टैग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who are writing the stories are very less. They are filtered for their positivity as per me. Again, person to person वैरी करी ये चीज, बट मेरे हिसाब से वो लोग ऑलरेडी थोड़े से पॉजिटिव साइड पे ही है। और अच्छा, अभी आपको इन सारे लोगों में से भीड़ में से अलग दिखने के लिए, क्योंकि जनता बहुत नेगेटिव लिखती है और बहुत सारे लोग सेम स्टोरीज को ही परसीव करके आ जाते हैं कि अच्छा ये आई तो यही भेज देंगे। आप पॉजिटिविटी को परसीव कर लो कम से कम। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप पहले से करके जाओगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पे सोचने का कल टाइम लगेगा। अगर ब्रिज है
कुछ माउंटेन है, अब देख लो ना, आप क्या थोड़ा सा सोच सकते हो, आपके अंदर भी आइडियाज आएंगे और उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन भी लेके जाना। लिखने का टाइम बराबर मिलता है, आप 4 मिनट में आराम से लिख सकते हो। उसमें क्या करना चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज वे स्टोरी लिखना। ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दी, कहीं से भी खत्म कर दी, कहाँ से शुरू हो रही है। मतलब 3 चीजें हैं जो मैंने ध्यान में रखी थी कि ये लोग कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या करने, उससे क्या फायदा हो। 3 चीजें है ना, हु आर दिस पीपल, व्हाट आर दे डूइंग हियर, और व्हाट इज द कंक्लूजन। तो मैंने इस पॉइंट को लेके इन तीनों पॉइंट को लेके दिमाग में चलता था और इसी डायमेंशन में मैंने स्टोरी बनाई थी। हमारी स्टोरी आई थी, कुछ 3-4 गर्ल्स थी, तो नोटिस बोर्ड भी देख रही थी, ऐसा मेरी स्टोरी आई थी। क्योंकि मैं समझ कर रहा था कि पीजीसी एंटर की क्या स्टोरी आती है, किसकी स्टोरी क्या स्टोरी आती है, थोड़ा सा ना प्रिपेयर करने के हिसाब से। बट स्टोरीज मोर ऑन से नहीं आती है सबकी, आप स्टोरीज अंदर की स्टोरी बाहर कहा नहीं सकते, तो इसीलिए पॉजिटिविटी अपने अंदर रहेगी तो आप आराम से लिख दोगे। अब बात आती है, मैंने 2 चीजों को क्लियर किया, OIR और स्टोरी देखना और लिखना। अब है स्टोरी को डिस्कस करना। क्या होता है कि आप स्टोरी लिख के बाहर आते हो, आपका पेपर आपसे जमा हो जाता है, छिन जाता है, और फिर आप को छोड़ दिया जाता है कुछ 10 मिनट के लिए, क्योंकि वो लोग आपस में कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग बच्चों। उस टाइम पे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब स्टोरी बोलने का टाइम आता है, उनको कई बार ये भी याद नहीं होता उन्होंने नाम क्या लिखा था अपनी कैरेक्टर का, अपने कैरेक्टर। वो स्टोरी अपनी थोड़ी भूल जाते हैं, ठीक है, वो मोटी मोटी याद रहती है, बट आपका एसिस्टेंट जो सामने बैठा है उसने आपकी स्टोरी पढ़ी, आपको यही अगर पूरा याद नहीं है कि आपने छोड़ इस पे लिखा क्या है, और आप वहाँ पे कुछ नहीं मोडो मोडो करके बोल रहे हो, ऊपर का बोल दिया, इसका ये बोला, नीचे बोल दिया, तो क्या समझेगा आपके बारे में, फिर आप ब्लेम करते हो कि आपको पता नहीं चलता। तो ये चीजें हैं, इन पे वर्क करना, अपनी स्टोरीज को रिवाइज करो। और ग्रुप डिस्कशन में हल्ला बोल तो होता ही होता है, सबका ही हल्ला बोल होता है, तो सब में से सारी चीजें जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पॉइंट्स अगर लॉजिकल है, आपने स्टोरी नरेशन अच्छे से किया, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने अच्छे से कर दिया, और आपने अगर 1-2 पॉइंट्स भी दे दिए, कम से कम भी कोशिश करो कि कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो कि मुश्किल है, मैं समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैंने देखा भी है, लेकिन वही है चीजें जो सब करके अंदर जा रहे हैं, और यही आपको भी करना पड़े। अपॉर्चुनिटी आके नहीं बोलेगी ये भाई यहाँ पे खाली टाइम है, यहाँ पे आप बोलो, आपने खुद ढूंढना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, 10 लोगों को बिठा के बातें करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ शुभम भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कल की बात बताता हूँ। हम लोग 4 भाई दोस्त बैठे हुए थे, और उसमें भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं और वहां पे बोलने के लिए नहीं मिल रहा लोग, और लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप छोटी छोटी चीज अपने आप से रिलेट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी मैं कहना कैसा हूँ। आपको ढूंढना होता है, दोस्तों के बीच में बोलते हो ना, एक को कार्ड भी दिया तो बोला, लेकिन अदरवाइज नहीं लेता वो सामने वाला, क्योंकि पता है कि आपने जानबूझ के उसको वैसे डिमोरलाइज करने नहीं कर। सेम चीज वहां पे नहीं कर। आपका नरेशन बढ़िया हुआ, आपने स्टोरी अच्छे से बोल दी, आपने डिस्कशन में पार्ट लिया, बाकी अब आपका काम खत्म हो गया होगा ऐसे सर के ऊपर। आपने क्या पॉइंट्स डाले, आपने सही बोला भी नहीं बोला, आपने एज गलत तो नहीं बता दी, नाम तो नहीं बता दिया, क्या बोला, स्टोरीज वही बोली जो अच्छी है, बाकी ऐसे सर को काम करने हो जाएगा क्या, हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। सही। अगर इसमें ना मुझे ऐसा लगता है ना, जीडी अपने आप में एक आर्ट है। मतलब आर्ट में क्यों कह रहा हूँ कि आपको जेंटलमैन बिहेवियर भी करना है, आपको चिल्लाना भी नहीं है, आपको अपनी आवाज ऊंची भी रखनी है, और उस ग्रुप में 2 सेकंड का जो गैप मिलता है, 1 सेकंड का, उसी में ये बात सारी कर देंगे। जो ये बंदा सीख गया वो ये कर गया, वरना वो परेशानी रहेगा कि आज भी स्क्रीन आउट हो गया, कल भी स्क्रीन आउट हो गया, परसों भी स्क्रीन आउट हो गया, ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, अब अगर आप इसमें हम जरा थोड़ा ब्रेक लगाएं, मैं यहाँ पर एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, अपना गाल पे हाथ मत रखो, ठीक है ना, और एक पोजीशन मेंटेन करो, वरना कैमरे को ना फोकस लेने में दिक्कत होता है, कभी ये ब्लर कर देता है हिस्सा, कभी वो ब्लर कर देता है हिस्सा। अच्छा, सारी ठीक है ना। अब तो मैं दोबारा ही लाइन बोलता हूँ, देखो यार भाई, मेरा ये मानना है कि यार जीना कहीं गॉड 3, 2, 1 वो भाई ने एकदम बात सही गई है, बट ना मेरा एक मानना और है कि जीडी ना अपने आप में एक आर्ट है, जो इस बात को सीख गया कि मुझे ना जेंटलमैन बिहेवियर दिखाना है, तमीज में बोलना है, और जो इतने लोग बोल रहे हैं उसी में गैप ढूंढ के बोलना है, और अपनी बात 1 या 2 बार रख देनी है, खत्म। आपका जीडी का काम तो हो गया, जो आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। दूसरी बात, अगर आपको बात कहें टैट के बारे में, मैं भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा टैट के बारे में। यार एक बात बता, अगर एक इंसान को एक प्रोफेशंस के बारे में ज्यादा पता हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, प्लस पुलिसमैन, फायर ब्रिगेड वाले, इनका एक्चुअल प्रोसेस पता हो कि जब इमरजेंसी आती है तो ये लोग काम कैसे करते हैं, डिटेल में प्रोसेस पता हो, तो कहीं स्टोरी बनाने में आसानी नहीं होगी।
मतलब आपका क्या मानना है? नहीं होगा। तो थोड़ा आप बताओ कि आपने कोई एक ऐसा, मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा बताया था कि एक बंदे ने करेक्टर गलत कर लिया था। पीसीएस बनता है 35 साल के बाद कि उसकी एज लिमिट होती है, पर उसने कुछ और अज्यूम कर लिया। क्या कहानी है समझाओ, और इसको थोड़ा रिलेट करो जो हमने डॉक्टर इंजीनियर वाली बात कही है, तो दैट ये लोग समझ सकें, क्योंकि अभी नए हैं, क्या पता है इनको। चलो ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर आई है जिसमें कोई लेट्स से कोई बॉडी मरी हुई है, डेड बॉडी आपने उसको अज्यूम किया, सामने डॉक्टर खड़ा है। अगर आपको ये बात पता है कि मतलब फॉर एग्जांपल राकेश कितने साल में बन सकता है डॉक्टर, विलियम एज, आपने उसका नाम लिखा, उसका एज लिखा। अब मान लो कि डॉक्टर बना दिया आपने उसको 21 साल में, एक कहाँ से मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है? कोई किसी को देखा आपने 20 साल का 21 साल का डॉक्टर, उसको तो पढ़ने में कम से कम भी 27 साल 28 साल तो लग ही जाएंगे। एक छोटी सी बारीकी थी पहली बार। दूसरी बात ये, अगर आपको उसके प्रोफेशन के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सर्जन बना दिया और एक कहीं पे उसको पोस्टिंग दे दी, लेट्स से इज वर्किंग इन पीएचसी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अभी मैंने क्या बोला, रेजिडेंट डॉक्टर पीएचडी वर्किंग इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मैंने क्या क्या बताया, वो कहाँ पे काम करता है, तो उससे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज है, अब ये काम करेगा। यहाँ पे काम आता है प्रोफेशन। सिमिलरली अगर आपको कोई छुरा लेके बंदा, लेट्स से पिक्चर दूसरी पिक्चर है जिसमें कोई बंदा छुरा लिया हुआ है, उसके हाथ में छुरा है और सामने वो किसी को मार रहा है, आपको अगर ये पता ही नहीं होगा कि मतलब वो ना लेट्स से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वकील क्राइम ब्रांच है, उसको फिर क्या डाकू बनाओगे और क्या बनाओगे आप? तो ये अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आपको प्रोफेशन के साथ उसके एज के बारे में तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो कर लो, तो अटेम्प्ट्स बच जाएंगे या कम हो जाएंगे मेरे हिसाब से, और टैट में बहुत फायदा। और आइडियाज की बात याद है बाकी, जैसे मैंने पहली स्टोरी के बारे में बताया, एम्बुलेंस से वो डॉक्टर आपने उसको अज्यूम किया, क्योंकि कई बार आपको ना क्लियर नहीं होता, व्हाइट कोट दिखता है तो स्टेथोस्कोप भी दिखता, अगर कुछ और दिखता है तो कुछ और ही दिखता। आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपको अज्यूम करना है, आपको सिमेट्रिक एप्रीहेंशन टेस्ट करो तो अपने आप में एप्रीहेंड करूंगा कि क्या करना है नहीं करना है। उसके लिए आपके पास थोड़ी सी एक ही चीज और जानकारी, चाणक्य ने भी यही बोला था, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है जानकारी। अगर उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप उसके बारे में काफी सारे आइडियाज हो। अब लोग डेड बॉडी को देख के बोलते हैं कि वो मर गई, ये है वो है, किसी बीमारी से होगी। भाई नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है, उसको ऑर्गन डोनेट करा दो, उसका बिगर पिक्चर में सोच बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और कुछ लोग इस चीज को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग इस चीज को पाठ्यक्रम के बाद समझते हैं। तो इसमें आपके ऊपर, अगर अभी तक नहीं समझे तो समझते हैं, ये है मसला। ये मसला। अब देखो इसमें एक आइकॉनिक पिक्चर है, मुझे याद आ रही है, गूगल पे मिल जाती है बड़ी आराम से, कि डेड बॉडी लेटी हुई है, दो लोग हैं, एक यंग है एक थोड़ा बूढ़ा सा है, और वो सोच रहे हैं कुछ बैठ के क्या करना है। अब ये लोग उल्टी सीधी मौतें बना रहे हैं वहां पर। भाई ने कितनी सही बात की, डोनेशन। हो सकता है उस डेड बॉडी ने पहले ही साइन कर रखा हो डोनेशन के लिए, आप एक सिंपल पॉजिटिविटी लेके चले और आपने फिर डोनेशन का जो प्रोसेस था उसमें आपने प्रक्रिया में एज अ फैमिली मेंबर क्या क्या किया वो पूरा हो सकता है। पर अगर आपको डोनेशन का प्रोसेस ही नहीं पता तो आप लिख क्या लोगे? आप बात समझ रहे हो? अ गुड स्टोरी जो वहां पर होती है उसमें बहुत डिटेलिंग होती है, और वो 100 वर्ड की होती है, सिर्फ 100 वर्ड में अच्छी खासी डिटेलिंग भी होती है, इंसान की पॉजिटिविटी भी हो जाती है, और वो फिर लिख जाता है और काम बन जाता है। शायद आपको ना पता हो, मैं कई बार वीडियोस में बोला भी है, टैट का जन्म हुआ था एक क्रिमिनल के प्रोसेस और थिंकिंग को जानने के लिए, कि वो एक सिचुएशन है, फोटो देखकर क्या सोच रहा है। सेम बात आपके लिए है, आप क्राइम क्रिमिनल तो नहीं हो, बट सिंपल बात ये कि आप फोटो देख के कितनी चीजें सोच पा रहे हो और किस टाइप की नॉलेज रखते हो और किस टाइप की पॉजिटिविटी रखते हो, ये सब पता लग जाता है। और यही चीजें आपकी टैट पे या पीपीडीटी में होती हैं। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? कुछ ऐड करना चाहो? बचपन से यहाँ क्राइम ब्रांच क्राइम पेट्रोल नहीं देखे ना, आधी क्राइम आधी क्रिमिनल सब लोग बने चुके होते हैं। और ऊपर से वही बात है, कपिल शर्मा भी वही बोलता है, घर में बच्चा बाप पे शक कर रहा होता है तो ये तो क्रिमिनल नहीं है। इतना भी नहीं देखो यार, ठीक है अलर्ट रहना इम्पोर्टेंट है, बट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप भी करना, वो खुद के अंदर से भी आनी चाहिए। कितना क्राइम है जितना हम लोग सोच लेते गए। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यार। डे 2 जहां से आपका साइट, आपका इंटरव्यू, आपका जीटी शुरू होता है। एक जब बंदा फ्रेशर होता है ना, उसको पहले ही बहुत लोगों ने कह दिया होता है भाई पहले डे 1 की तैयारी ढंग से कर ले,
डे 1 हो तो डे 2 के बारे में सोचियो। डे 1 निकालना ही ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन से बड़ी बात है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो टिकट का प्रोसेस था आपका क्या था कि भाई दूसरी टिकट कराई थी, सोचेंगे क्या होगा या क्या कहानी थी पहले तो? भाई जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यही सोच रखा था कि एक बार जाऊंगा, अच्छे से जाऊंगा, दोबारा नहीं जाऊंगा। तो मैंने ऐसे रिटर्न टिकट तो बुक करी नहीं जाने की। अच्छा। और देखो ऑनेस्टली आपको नहीं पता होता है कि आपका क्योंकि आप अपने एंड से बहुत अच्छे प्रिपेयर करके चले गए, लेट्स से वहां पे जाके कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे आपको लगा कि नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा, और आप अनफॉर्चुनेटली हुआ भी नहीं और आपको वापस आना। तो कम से कम टिकट के तो पैसे बचेंगे यार, अगर पहले बात की बुक कर रखे हो। और दूसरी बात यह है कि जब इंसान टिकट बुक करता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी वहां पर भी शुरू हो जाती है सर। उसके बाद से उसके अंदर के इंटरव्यू को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने टिकट रिटर्न टिकट बुक करी तो कहीं ना कहीं ये चीज 5 दिन आपके अंदर भी रहेगी, कि या पहले दिन भी रहती है कि अगर आज ही आउट हो गया तो क्या होगा, और टिकट का क्या होगा। ये छोटी सी बात है यार, लेकिन वो रहती है और चीज अंदर। आप अपनी टिकट जाने के आराम से बुक करो और उस प्रोसेस में अपने आप ही जो भी प्रिपेयर किया है उसको और अच्छे से प्रेजेंट करो, जितना अच्छे से आप बेस्टेस्ट ऑफ द शो ऑफ योर लाइफ शुड बी देयर ऑन दैट डे। बाकी ऊपर वाले के हाथ में और टिकट भी है। देखो भाई ने बिल्कुल सही बात कही, बट ना इसमें शायद एडिशनल बात और ऐड हो सकती है कि मेरा ये मानना है कि एक इंसान को पहले से ही पता होता है कि हाँ वो आउट हो भी सकता है, और एक को पता होता है कि वो नहीं होगा। आप कई ऐसे बंदे देखना जो हमेशा स्क्रीन इन होते हैं, और ऐसे ही बंदे देखोगे जो लगातार स्क्रीन आउट भी होंगे। और मेरे साथ एक ऐसा केस था, मुझे आज भी याद है, शायद 7th अटेम्प्ट था, मुझे गलत याद नहीं है। तो मैंने 7th अटेम्प्ट में ना स्क्रीनिंग का रिटर्न नहीं कराया था, क्योंकि मुझे इस बात की 100% ऑफ क्लैरिटी हो चुकी थी लगातार 3-4 स्क्रीन आउट लेने के बाद कि स्क्रीनिंग इतना ही मांग रहा है। सही स्टोरी लिखो, पॉजिटिविटी के साथ लिखो, डिटेल डाल के लिखो, 1 मिनट में बिना अटके नरेट करो उसे, और जीडी में मिनिमम 2 बार तमीज में जेंटलमैन की तरह बोलो। अगर तुम ये कर पा रहे हो आप होगे, ऐसा नहीं हो सकता ना हो, ठीक है। ये बात की क्लैरिटी मुझे समझ में आ गई थी 7वें अटेम्प्ट में, मैंने नहीं कराई। और उसके बाद फिर मैंने स्क्रीनिंग देखा, स्क्रीन आउट मतलब देखा भी नहीं। सो आई थिंक पहले ही पता होता है आप स्क्रीन आउट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप खुद इतने समझदार हो, तो अगर पता है कि हाँ हो सकते हो तो भाई करा ही लो। फिर तो नसीब पे खेल ही रहे हो आप सिक्का उछाल के, और पता है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से जरूर। बाकी भाई क्या कहोगे? बिल्कुल, फिर मैंने कहा तो होता है ना, इसलिए टिकट तो इस पीरियड होने से हो जाओ तो कोई नहीं। हाँ यार ये तो बात सही है, और यार के लिए तो आप कम से कम ये सारी चीजें जो मैंने बताई इसके लिए प्रिपेयर आपको ऐसे कर सकते। अगर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो जो भी हो, चीजें इतनी चीजें मानती है आपने बहुत सही किया। एक बार सेट कर लो, बार सेट करने के लिए लोगों को कई बार अटेम्प्ट, जैसा कि भाई ने बोला, उनको 7वें अटेम्प्ट में समझ में आया, तो उनके पास अपना एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उनको नहीं पता होगा कि क्या नाम है, कहाँ पे बाहर है। तो ठीक है, परसेंट टू परसेंट वैरी करती है, लेकिन बात सही थी, गलत नहीं है। चलो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब कहानी अपनी बढ़ती है बाकी डेज पे, जैसे साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, और अपना जीडी हो गया। साइक की बात ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बताई दी है, बट मैं ना एक इंटरव्यू पे जंप करने से पहले ना एक बात पूछना चाहूंगा, आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन को देखा कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके केस में अलग है, जॉब कर चुके हो, पास आउट होते हुए भी समय हो चुका है आपको, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं आपने जॉब अगर छोड़ भी दी है, भले ही आपने उसको प्रेजेंट वैसे नहीं किया, बट आपको इंटरनली तो पता था ना कि हाँ मैं जॉब छोड़ चुका हूं। तो वो एसडी गया कैसे? एसडी के क्वेश्चन मैंने पहले थोड़े से गूगल या टेलीग्राम पे देखे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो भी जिन भी चैनल्स पे मैं देखता था, फॉर एग्जाम्पल आपके चैनल की बात ले लो, या जहाँ पे भी जो भी गाइडेंस मिलती थी या जिस भी मैं अपने आप को सेट कर पाता था, वहाँ पे इतना सुनने और देखने को मिलता था कि आप पहले से ऐसे लिख के चले जाओ और उसको याद करके चले जाओ। काफ़ी सारे इंटरव्यू ऑफिसर्स ने बताया भी है, साइट ने भी बताया है, और आई थिंक चलो अच्छी प्रैक्टिस भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लाख तैयारी करके चले जाओ अपने साइकोलॉजी, कोई एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जहाँ पे आपके अंदर जो सच में चीज़ है वो बाहर निकल के आ ही जाती। इसीलिए इसको इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू बोलते हैं। इतने सारे एजम्पशंस हैं कि आप हर जगह को ट्रैवर्स नहीं कर पाओ, ठीक है। तो उस केस में बेस्ट यही होता है कि आप जो सच में फील करते हो अपने बारे में
उसको एक बार पहले लिखो और देखो कि आपने जो लिखा आप खुद उससे एग्री करते हो कि नहीं करते। अगर आप खुद उससे एग्री करते हो और अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तो गो एंड राइट इट। अगर नहीं लग रही है तो आप उस चीज़ को अपने आप में थोड़ा ठीक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हैबिट सच में खराब है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको हैबिट अच्छी लगानी है या अच्छी आदतें लगानी। बट अगर आप उस चीज़ के ऊपर सच में काम कर लिया लिखने से पहले, सच में लगा ली, तो फिर वो चीज़ नेचुरली निकलेगी कि नहीं निकलेगी। मैंने जो लिखा मैंने कोशिश करी कि मैंने बहुत सारी चीज़ पहले से कर ली, और बाहर यार जो अभी मन नहीं आती है वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है, क्योंकि शुरू से कॉर्पोरेट में काम करने के बाद पैसों का हिसाब किताब ऊपर नीचे समझ में आ ही जाता है। और आई एम श्योर कि सारी इंजीनियर्स पे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जरा इंटरव्यू चलते हैं। भाई का इंटरव्यू चलता है 2 घंटे से ऊपर। अब भाई ने एक छोटी सी स्टोरी ना बैक हैंड पे बताई थी हमें कि जैसे ही वो बाहर आते हैं एंड लोग पूछने लगते हैं चेस्ट नंबर 3 कौन सा है। आपका 3 था ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 नंबर कौन सा है? तो भाई कहते हैं ये रहा 3 भाई, तेरे सामने खड़ा है, क्या हो गया भाई? 3 लोग इंटरव्यू करके बाहर आ चुके हैं, तेरा इंटरव्यू 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक चल ही जा रहा है, ऐसे तेरे इंटरव्यू हुआ क्या है? सो मैं ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली इंटरव्यू 30 मिनट 40 मिनट, वर्स्ट केस 1 घंटा, पर 2-2.5 घंटा चलना, इट्स लाइक भाई पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, मेरा ये पर्सनली मानना है कि भाई की केस में इंटरव्यूअर ही मानने को तैयार नहीं होगा कि यार ये बंदा फ्रेशर नहीं है, क्योंकि जो सटीकनेस है ना नॉलेज की, जब आप सुन भी रहे हो तो आपको लग रहा है यार इसको एग्जैक्टली पता है क्या है, वो झलक रही है। और वो बहुत ज्यादा मतलब खींची गई, हर फॉर्मेट में पूछ लिया, जनरल नॉलेज भी पूछ ली, सीआई की फॉर्म भी पूछ लिया, फैमिली के बारे में पूछ लिया, खुद की हॉबीज के बारे में पूछ लिया, कुत्ता पाल रखा, कुत्ता पालने की क्या क्या चीजें हैं वो सब पूछ डाली। सो मैं 2-2.5 घंटे के इंटरव्यू पे तो नहीं जाऊंगा, बट अगर आप थोड़े कुछ ऐसी चीजें बता दो जो आपके ना उस इंटरव्यू के अंदर पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी, जहां आपको थोड़ा सा लगा यार इसका जवाब कैसे दूं मैं, वो एक बार आप बता दो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो शुरू करता हूँ, मेरा जैसे चेस्ट नंबर 3 था तो मेरा साइट जैसे ही खत्म हुआ ना, उस टाइम पे मेरा आधे घंटे के आसपास में 1 घंटे के आसपास में इंटरव्यू ला लिया। मेरा रिपोर्ट ही था 12:50 एग्जैक्टली याद है, और हमारा साइट का टेस्ट खत्म हुआ था 11 बजे। बट आप अटक गए, पूरी वॉइस ही कट गई है, दोबारा बोल दो। मेरा जो इंटरव्यू था 12:50 पे था, ये जो लाइन बोली यहाँ से बोलना शुरू करना, 3, 2, 1 गो। तो मेरा इंटरव्यू 12:15 पे शेड्यूल हुआ था और हमारा साइट का टेस्ट तकरीबन 11 बजे के बाद ही खत्म हुआ था, 11-11:05 के आसपास। तो हमें फटाफट फॉलो के लिए बुला लिया और बता दिया कि आपका इंटरव्यू है, तो आप आज। अब क्योंकि अर्ली टेस्ट नंबर के हो जाते हैं तो तकरीबन शायद 5-7 लोगों के वो भी हुए थे, मतलब होने थे 5-7 लोगों के होने थे, 10 लोगों के होने थे। और मेरा प्रेसिडेंट साहब ने नहीं लिया, डेप्यूटी साहब ने लिया, और साइड बाय साइड क्या था, प्रेसिडेंट भी ले रहे थे। तो इसलिए लोगों को ये पता है पहली बात तो कि कितना टाइम में अंदर, क्योंकि पैनल वाले जा रहे हैं, ऐसा मेरे वाले तो वेट ही कर रहे, और वो 2-3 निकल गए और मैं अंदर ही बैठा रह गया। वो क्या था कि 12:15 से मैं पहुंच गया और सर थोड़े से लंच करने चले गए डिप्टी साहब होते हैं, और मैं बैठा रह गया। फिर मुझे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपका क्या सर। अब जब वो आए तकरीबन 1 बजे के आसपास और उन्होंने मुझे बुला लिया, और मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं निकला था 4 बजने के कुछ टाइम पहले, ऐसे ही कुछ। हाँ, तो तब मुझे पता चला कि कितना टाइम लगा है, और लोगों की बात सुनते हुए अंग्रेज जैसा भाई ने बताया कि ये नंबर कौन है। एक मिनट, लोगों की बात सुन के ये वाली लाइन से दोबारा बोला, 3, 2, 1 गो। और लोगों की बात सुन के ये समझ में आया कि चेस्ट नंबर 3 कौन है करने लग रहे हैं। तो मैंने बोला मैं हूँ, क्या बात हो? कहते कि भाई इंटरव्यू चल रहा था ना, क्या चल रहा था, इतना क्या होता बंदे निकले जा रहे, और आप जब इंटरव्यू देते हो ना तो आपको टाइम का पता नहीं होता अगर आप सच में इन्वॉल्व हो उस चीज में। पहला प्रोजेक्ट मुझे ना कुछ चीजें, जब अगर मैं हाईलाइट्स दूं आपको इंटरव्यू की अपनी, 2 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट होते के साथ में ही उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि दरवाजा ठीक से बंद है कि, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। मैंने कहा सर आई चेक इट वंस अगेन, तो कर दिया। फिर खड़ा हो गया, उनको विश किया, बैठा, तो बोलते हैं कि डिड यू हैव लंच? तो मैंने बोला सर आई डिड नॉट हैव माय लंच बट कैंटीन इज ओपन, आई कैन हैव द फूड एनी टाइम, कोई इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो क्या हुई, आप एज अ फ्रेशर जाते हैं या एज अ रिपीटर भी जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, या तो सब खाना खा रहा है नहीं खाया। अगर आप थोड़े से प्री कंसीव नोशन के साथ जाओगे तो आप शायद ये बोल दोगे कि हाँ सर खा गया है और ये खाया है।
या कि नो वही आंसर दिया। दोबारा बोलना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि ये आप अटक रहे हो बार बार, पता नहीं क्या चक्कर है, अटक रहे हो यहाँ से आप। 3, 2, 1 गो। तो देखो क्या होता है, उन्होंने सिंपली पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया। अभी आप अगर आप फ्रेशर हो या अगर आप रिपीटर हो तो आपने सच ही बोल देना चाहिए टैंक। अब उस चीज को डिफाइन भी करना चाहिए। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैंने थोड़ी सी चीज यहाँ पे अलग करी। रिपीटर लोग जनरली क्या होते हैं, वो ये भी याद करके जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या खाया है, क्योंकि वो पूछते हैं ब्रेकफास्ट लंच और वो लोग फिर डिनर भी कोई याद करके चला जाता, जबकि आफ्टरनून में इंटरव्यू से होता है। तो बोला नो सर आई हैव प्लान्ड व्हाट ओनली द इंटरव्यू सॉरी द डिनर ऐसे नहीं। तो अब मैंने वहां पे उनको बोला कि सर मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं खा लूंगा, रास्ता खुला है, कहाँ खाऊंगा वो भी बता दिया, और खाना दिक्कत नहीं है वो भी बता दिया। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर नेचुरली एक चीज डेवलप हो गई कि भाई यार गलत तो नहीं बोला, मतलब मजा सा आया सुनते यहाँ बैठ, अब बात करेंगे इससे, उसका मूड सेट कर दिया, बना दिया मूड सा बन। वरना वही किसी पे आंसर पा लिया, आंसर नहीं आया, और वो भी फेक स्माइल, आप भी फेक स्माइल पर मतलब नहीं। यार थोड़ा सा हाँ, जो थोड़ा सा इसमें एक बात, आप मैं सॉरी मैंने आपको टोक दिया, बट मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग ना इंटरव्यू को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, रेदर देन जैसे आपने किया वो लॉजिकल कन्वर्सेशन की, ठीक है ना, कि भाई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं करा कि इंप्रेस करने की कोशिश भी कर रहा हूं मैं जबरदस्ती, बट ऐसी बात भी कह दी कि सर कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाद में भी हो जाएगा कि कैंटीन वैंटीन खुली हुई है। तो जरा बताओ कि आपको इंप्रेस करने में फोकस रखना है कि लॉजिकल सेंस में आप बात करते जाओ तो भी इंटरव्यू हो जाएगा, या कुछ एडिशन आप ऐड करना चाहो? जिंदगी ना SRT ही है, ठीक है। आपके सामने रोज चीजें SRT ऐसी होती है जिसको आप सॉल्व करने की आदत डाल दो, और आपने स्ट्रेटजी दी होगी तो आपको पता नहीं चलता। और अगर आप वो चीज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल यहाँ पे बारिश होती थी, मैं ऑटो में नहीं जा रहा था और मेरा छाता ऑटो में छूट गया, मैं पहुंच गया वहाँ पे जिस शॉप पे मैं जा रहा था। मेरे पास ऑटो वाले का नंबर था, मैंने फटाक से कॉल किया कि एक चौक है वहाँ पे, इस शॉप पे छाता छोड़ जाओ ना और मैं ले लूंगा। ठीक है, ये SRT थी। देखो अभी वहां पे थी SRT कुछ नहीं बताऊंगा आपको। तो चीजों को देखने का नजरिया ये होना चाहिए कि आपने जो बोलना है वो आप के अंदर से नेचुरली सीख रहा है। मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए बात बोली नहीं, मैंने जो खुद में वहां बैठ के तो सोच रहा था ना, मैं 10-15 मिनट या वो तो लग रही है मेरे से कोई नहीं टाइम तो कोई लूंगा, मैंने लेजिट वही जवाब दिया है। और क्योंकि वही ऑप्शन लॉजिकल भी है और सच भी है, तो वो चीज एफर्टलेस निकलती है। अच्छा, तो कोशिश करना कि आपने जो भी चीजें कहनी है वो आप एफर्टलेसली कह रहे हो, तो आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन सब ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाए। बस यही बात। फेयर इनफ। अच्छा, वी आर मूविंग टू हाइलाइट्स ऑफ योर इंटरव्यू, वो क्या थी? ओके ठीक है, तो मैंने हॉबी भी लिखा की थी, मेरी हॉबी थी पोइट्री। और उन्होंने पोइट्री के ऊपर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी चेक कर ली कि आपने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया, बैठ के शेर भी सुन रहा है मुझसे, क्या क्या शेर आते। अब मैंने, ये तो मेरी सच की हॉबी थी, तो मैं तो मजा ही आ रहा था इस टाइम पे ना। और कोइंसिडेंटली थोड़ी सी पढ़ने की आदत लग गई थी, तो मुझे इतना पता था कि कोई भी इंसान सामने वाला आपसे क्या पूछ सकता है एज अ क्वेश्चन। पहले तो क्यों आना, क्या रीजन, क्या मोटिवेशन है, और इतना लेट क्यों जाना है, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था और काफी लेट, मैंने इससे पहले तो कोई दिया नहीं। आप उनसे ज्यादा फाइनल आपके अंदर पता है कि आपको क्यों जाना है या आपको क्या करना है। जेन्युइन आंसर यही था कि मैं सिविलियन, मुझे पता ही नहीं था यार इस इंटरव्यू के बारे में, वरना सोचता नहीं, कभी ऐसा अपब्रिंगिंग हुई नहीं। तो सारी चीजें क्या, मैंने आपको शॉर्ट में एक चीज बताई, जो चीज उसने मुझे टेस्ट करी, प्रेशर और चीजें मैं आता था उसके ऊपर। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास कुछ ऐसा हॉबी तो थी नहीं जो मैंने स्पोर्ट देना था, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी सेक्शन होता है PIQ फॉर्म में। PIQ तो ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं ज़ेरॉक्स मशीन है और आपको स्कैन कर दिया ऊपर से नीचे तक। तो वो मेरे साथ 2-3 बार हुआ वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्लफ करता तो 2 से 3 बार में आंसर्स वेरिएशन आते आंसर्स में। ये चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप एक्शनलेसली करते हो इम्प्रेस मत करो, एफर्टलेसली आ रही तो सच ही निकले। दूसरी बात ये, अच्छा अभी जैसे भाई ने बताया कि मैं अब उसके बारे में क्या कह रहा था कि प्रेशर उन्होंने जनरेट करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली लोग क्या सोचते किसी इंसान से कोई क्या पूछ सकता है, प्रेशर तो चलो ठीक है यहाँ निवारली के बारे में पूछ लिया, रेजिमेंट कौन सी ज्वाइन करनी है, आप कंप्यूटर साइंस से आ रहे, मेरी बात सुन, तो आप बोलोगे कि मैं पैरा ज्वाइन करूंगा,
तो ये तो वही बात हो गई, 20 साल का डॉक्टर बना लिया फिर आपने। 20 साल का डॉक्टर पॉसिबल है नहीं। तो कोई इंसान अगर चलो आपका इंटरेस्ट हो भी, सच में इंटरेस्ट हो, आपने शोज नहीं दिखाया ना उस चीज पे। आप जिस स्टेज पे हो एग्जैक्टली, अब मैं टीजीसी से हूँ तो मैं कहता हूँ मैं सीनियर ज्वाइन करूंगा तो बात समझ में आती है कि हाँ यार कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम बोल रहा है तो गलत तो कुछ बोल नहीं था। और अगर आपने फिर रेजिमेंट का नाम बता दिया और अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा बढ़िया सा हो रहा है तो फिर आप तैयार है ना कि इसके अंदर से उसके बाद से उसकी 360 डिग्री प्रिपेयर आपको करके जाना है। ये मैं पैकेज ऐसा मैं आपको भी रायत ये दूंगा लोगों को कि अगर आपने जो भी रेजिमेंट का नाम बताना है, जो भी चीजें बोल रही हैं उसको कर फिर जाना। मुझसे तो ये तक पूछा कि खाने बना जब सीटे की करनी, क्योंकि और कुछ बच नहीं रहा था यार कुछ नहीं, और उसको छोड़ने का मन कर नहीं रहा था जैसा कि भाई ने बोला। और मुझे इंडिया ने कितने वॉर्स लड़े, अभी जितने ग्रेजुएट एंट्री आते हैं ना टेक्निकल वाले, वो ऑन जो सिविलियन बैकग्राउंड के आते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनको नहीं पता होती ये चीज। बट मैंने थोड़ी सी वॉर हिस्ट्री पढ़ी थी पहले से, क्योंकि मैं अरे वही सी कि वो क्या पूछेगा मैं इसके लिए प्रिपेयर किया, ना कि उसको क्या होता हो। और वो क्वेश्चंस जब आप सच में अपने आप से प्रिपेयर करते हो ना कि वो क्या पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता। मुझसे पूछना नहीं कि पापा की क्या आदत अच्छी लगती है, हम तेरी इंटरव्यू को आप भी कहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। ये बात जो एक्चुअली हुई है ये भी बता सकता हूँ, होपफुली वो सर ना देगी अपने पॉडकास्ट को। तो देखो मैंने बताया कि 2 क्वालिटी बता दी, तीसरी क्वालिटी बताई कि सर मुझे ये भी अच्छा लगता है कि उनके जब 4 दोस्त आते हैं तो वो मुझे शेर सुनने बुला देते हैं। आप एंड व्यूअर अपने आप को बताओ अगला क्वेश्चन क्या हो, बुरी है शायरी कौन सा शेर सुनाता बस। अच्छा यहाँ पर एक मिनट मैं आपका पॉज दे रहा हूँ, आप ना इस चीज को भी एक्सप्लेन करो कि इंटरव्यू ड्राइव नहीं कर रहा होता, इंटरव्यू आप ड्राइव कर रहे हो। और भाई ने एक्चुअली इसका एग्जांपल अभी जस्ट आपको दिया है, और थोड़ा सा डिटेल इसमें थोड़ा डालते हो आप, थोड़ा और बता दो तो मजा आता है। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब ये आपका सवाल है, इसकी आप घर पे तैयारी भी कर सकते हो। मैं चीजों को खोल के बताऊंगा अभी एक बार, इनकैप्सुलेटेड है ऐसा समझ। पहला लाइन टेस्ट का ये है, पहली लाइन ये है कि आपने बोला कि सर मेरी हॉबी है फॉर एग्जाम्पल पोएट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो पोएट्री से क्या क्या पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं शेर और नज्म में क्या अंतर है, और क्योंकि आपने जानबूझ के उसको ड्राई इंडिकेट कराया कि सर पोएट्री को आके देखो कैसे, पापा की क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है, 1 चेक 2 चेक, तीसरी में मैंने उसको पॉइंटर डाल के यहाँ पे बोला कि सर ये भी क्वालिटी अच्छी लगती है कि पापा मेरी पोएट्री सुनना है बुलाते हैं दोस्तों के बीच में। आपने लिंक कर लिया इस चीज को, तो ये इमेज बन गया ना आपका पर्सनल पेज जो आपने खुद ने बनाया है। ये चीज कैसे हुई, जब आपने सोचा कि हाँ मैं इस चीज को यहाँ से रिलेट करूंगा। अब पोएट्री से आएगी हॉबी के बारे में बात। अब आपने जितनी भी हॉबी है उसी समय पे जनरली आपके जब हॉबीज के बारे में पूछते तो ही वो स्पोर्ट्स का सेक्शन के आसपास भी ऊपर नीचे होता है, तो वहां से पूछी। अब भाई देख हुआ क्या था, इस बात से आज भी नहीं बताई। तो इन्हें ना यहीं पे बाजू में नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, तो मैंने उसमें स्पोर्ट्स का सेक्शन खाली था। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, और देख मैंने एक बात और बताई कि मैंने सर पोएट्री हॉबी क्यों है, मैंने कहा सर मैं स्पोर्ट्स तो कभी खेलता नहीं था तो यही चली गया पोएट्री लिखने। ये भी मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता। अब क्या क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं खेलता स्पोर्ट्स, क्वेश्चन वही था क्यों नहीं खेला स्पोर्ट्स। मैंने कहा सर अपब्रिंगिंग ऐसी थी नहीं तभी कि आसपास में कुछ स्पोर्ट्स वाला कुछ माहौल हो, बाकी हमारे गांव में नदी या हमारे शहर में नदी बहती है तो उसमें तैरता था। ये भी मेरा वो था प्री कंसीव था, और मैंने सोच के गया था कि वो नदी के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि ओलंपिक में क्या साइज होता है, 50 मीटर कितने राउंड होता है, 200 मीटर 4 राउंड, क्या डेप्थ होती है, ये सारी चीजें हम कितने मिनट में करते हैं। तो ये सब चीजें, और इतना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे इंटरव्यू में, मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपने जानबूझ के इंटरव्यू दिया अपना, मजबूरी में नहीं गए आप, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत फायदेमंद होती है, ये बैकएंड की प्रैक्टिस होती है, आप इसको करोगे तो आपको आपका इंटरव्यू शायद लंबाई चलेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपना जो रूटीन है, जो भी जॉब वॉब करते हैं उसको एक्शन में जी लेना। तो आपको ना झूठ बोलने में भी अगर आपने बोलना तो आसानी होगी, और मोरलेस में तो बोलूंगा कि सच्ची बोलो, उस चीज को जी के बोलो। दृश्यम मूवी देख लेना, नहीं हो तो कोई फायदेमंद मूवी यार, मुझे तो बहुत अच्छे। तो भाई ने दृश्यम का जिक्र क्यों किया है? अगर आप अजय देवगन का वहां पर रोल समझो, अजय देवगन ना जो चीज हो सकती है वो चीज अपनी फैमिली से करवाता है।
वो बुलवाएंगे, तुझे मारेंगे, तुझे पीटेंगे, वो सब उसे करवाता है। कैसे क्या बुलवाएंगे, क्या लाइनें बोलेंगे, वो सब डायलॉग बुलवाता है। उसके साथ आप याद रखो कि वो पंजी को 2 तारीख को गए थे और 2 तारीख को क्या हुआ, कहाँ रुके थे, क्या खाया था, वो सब उसने 3 तारीख को करवाया उससे। जबकि जब वो पूछा जाता है तो 2 तारीख ही बोलते हैं। आप ना फेक नहीं कर सकते इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। अगर आप असलियत में अपने को बना लो तो बढ़िया है। और अगर हम वहां पर सत्य भी बोल दो ना कि सर मैं पहले ऐसा आदमी नहीं था और मुझे फौज ज्वाइन करनी थी इसलिए मैं ऐसा आदमी बनना शुरू हो गया, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि दैट शो योर ट्रेनेबिलिटी। जैसे भाई की जो एज है वो 24 साल है, तो 24 साल में ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है। पर भाई अगर ये दिखा पा रहा है कि मैं इस उम्र में अपने आप को बदल पा रहा हूं, तो ये शो करता है कि ट्रेनेबल आदमी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जबकि 17-18 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना, उसने कुछ नहीं देखा, उसे आप कैसे भी ट्रेन कर दो। अब उससे अगर छोटी उम्र में लेके चले जाओ तो एक छोटे बच्चे को धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, रिलीजन के बारे में, अब उसे कुछ भी बता दो धर्म वही मान लेगा। तो समझ के देखो, जितने जितने आप बड़े होते जाओगे उतनी ट्रेनेबिलिटी कम होती जाएगी और उतने सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। क्योंकि कई ऐसी चीजें फौज में होंगी जो आपको लगेगा बड़ी स्टूपिडिटी है या परेड कराई की जा रही है, जब उसका युद्ध में काम ही नहीं है, बेमतलब का टाइम वेस्ट है। AK-47 खोल के दोबारा बंद क्यों कर पा रहे हो जब पता है कि वो खराब ही नहीं होनी है। तो वो आपके दिमाग में आ सकती है सारी बातें। तो बेहतर है कि आप नहीं हो ऐसे इंसान तो बन जाओ, उसके बाद उन्हें इस बात को इतना प्रैक्टिस कर लो इंटरव्यू में कि वो बात ही पूछ और ले कि तुम पहले ऐसे नहीं थे तो अब क्यों ऐसे हो गए, क्या कारण है, तुम बताओ उसको, अपनी जर्नी बताओ कि मैं ऐसा क्यों हो गया। वो बहुत खुश होंगे जान के। और मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आई थिंक भाई भी ले पाएंगे इस बात की गारंटी कि आपका सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू तो आपको पक्का पास कर देगा। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जो चीज आपने सच में जी है वो चीज आप बताओगे तो वो चीज सच लगती है, और अगर सच में जी है तो सच ही है और आपको सच ही सुनना। आप इंटरव्यूइंग का ऑफिसर का काट नहीं सकते, तो इससे पहले आप अपना पिटवा लो। जो चीजें आपको लग रही है खराब, उसको काट के खत्म करो। वो काटने वाला नहीं कह रहा ना, लेजिट काटने वाला कह रहा। तो बाकी सच्चाई है जो आपके अंदर रहेगी वो देख लेंगे, और अगर झूठ आप बोलोगे तो 2-3 बार पूछ लेंगे, थोड़े बहुत तो हिचकिचाओगे। बाकी वो तो काफी ऊपर के आदमी कितने आदमियों को देखा, कितने कैंडिडेट्स को देखा है, उनका कहा ना झूठ पकड़ लेंगे। अच्छा, एक और किस्सा बताता हूँ ना भाई आपको ना। मेरे बाजू में पानी का गिलास रखा था। हाँ। इस चीज की प्रिपरेशन मैंने नहीं करी। वो चीज मुझसे पूछी जैसा कि आपका क्वेश्चन था, तो उसके ऊपर ये आंसर है कि मेरे बाजू में पानी का भरा हुआ गिलास रखा था। अभी थे एक चीज मैं बताऊँ, अभी मैंने क्या बोला था कि मेरे बाजू में पानी का भरा हुआ गिलास रखा था। मैं ये भी कह सकता था ना कि थोड़ा सा खाली सा गिलास रखा था, आधा भरा हुआ। मैंने बोला भरा हुआ। नेचुरली वो चीज सोच के ना वो हो जाती है, चीजें दिखनी थी तरह को हमारे को सफेद ही लगता नहीं दिखता था। चलो, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब उनको समझ नहीं आया क्या करना है नहीं करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे बाजू में पानी का ग्लास रखा है, उस पर 10 बताओ तेल दी। अच्छा सेकंड सकते हो प्रेशर ना। अगर आप प्रेशर में आ जाओगे तो उनको दुख भी वो तो मैंने नेचुरली, क्योंकि मैं नॉर्मल था वो रास्ता ना, मैंने मुझे पता था कि अगर अच्छे से बोलूंगा जो चीजें मेरे हिसाब की चल रही है तो मैं वैसे कंफर्टेबल हो गया। और बाकी मैंने सोचा आदमी तो है यार, वो बात ही तो कर रहे, जान थोड़ी मार देंगे, तो क्यों पैल्पिटेशंस पैदा करनी है अपने दिल को। शांत करो, नॉर्मल रहो, बढ़िया से बोलो मैंने बोल दिया, 7-8 बता दिया, तो उसमें कन्विंस हो जाते हैं। तो बस ये देखते कि दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आप बोलो तो मैं बताऊं मैंने क्या क्या बोला था, अदरवाइज प्लीज बताओ तो आप। अच्छा, पर पहले मैंने बोला कि पहले माइंडसेट थोड़ा और डिटेल में बता दो कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या था, क्योंकि हर इंसान ना मेरे हिसाब से घबरा जाए। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जिससे मेरा डिसाइड हो रहा है कि मैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से ना हर एक बंदे के दिमाग में ये आता है। तो पहले एक मेंटल प्रोसेस बता दो। बिल्कुल, मुझे लगा था चेस का गेम चल रहा है, ऑनेस्टली मैं ये बताऊं। तो मैं सारे पॉन्स काटे उनके, और एक उन्होंने भी काटा, तो मैं खुश भी हो गया था कि अरे भाई ये तो बढ़िया पूछा, इस पे मैंने इसका करा दिया। मैं लेजिट बता रहा हूँ, आई वाज हैप्पी मेंटली कि हाँ एक रन तो तुझे भी, मतलब एक ही तो लेनस तरान दिए तो काफी वो। तो उसके बाद में हो गया कुछ थोड़ा सा लेजिट बताया, तो मैंने शायद स्माइल ही कर दिया, डोंट नेसेसरली अर्न स्माइल। तो मैंने बोला कि सर ये पेंसिल जो भरा हुआ से हम लोग पानी की भी यूज में ले सकते हैं, दूसरा इस पे स्ट्राइक करके किसी का टेंशन ग्रैब कर सकते हैं, तीसरा इसको ओढ़ के अपन सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं,
चौथा इसका बेस सर्कुलर है तो इसको इनकार कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें बतानी शुरू कर दी तो उन्होंने देखा दिमाग चल रहा है। और ये कब चले ना, जब आप उस ग्लास को देखोगे, आपसे जिस चीज के बारे में पूछा है अगर बाजू में रखी तो देख सकते हो। अब आप उनको ऐसे करके देख रहे हो और सर इसको देख के हम लोग ये कर सकते हैं, इसको देख के वो कर सकते हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। आप देखो उस चीज को, फिर उससे पूछते हैं कि रूम में कितना पानी भर जाएगा, तो रूम देखोगे तब तो बताओगे। आप इंटरव्यू में ऑफिसर को देख के बताओगे तो उनके अंदर कितना पानी भर जाएगा, थोड़ी पूछ है ना। प्रेशर देंगे वो, नॉर्मल रहो, मजे करो, सोचो कि हाँ एक आध रन तो आपने भी बनाने में आप तो सही हो। तो माइंडसेट यही था कि अपने आप को नॉर्मल रखना, मजे से देना है, मजे कर दिया। शांति से बैठना है, बैकग्राउंड के नाम पे आपको कंफर्टेबली एसी में बैठा रहे, लाइफ में तो होती नहीं है एसी। बैठो आराम से, बात करो, पानी वानी पियो, आरो क्या है, आके खाने मिलेगा बढ़िया बढ़िया, यही है यार। ये ऐसे समझो कि यार चिल मारो, लॉजिकल आंसर दो, रेस्पेक्ट रखो सामने वाले आदमी की, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, तो वहां इंटरव्यू लेने बैठा है, और जो भी आंसर दे रहे हो लॉजिकली दो, पास हो जाओगे। मैंने पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर का ना इंटरव्यू दिया है, उसने मुझे बताया कि हम लोग तो लगभग सबको पास कर देते हैं। आपको नहीं पता होगा ये बात, मैंने कई पॉडकास्ट में बात कही है, ठीक है ना, उनके मुंह से ही निकलवाई ये बात। वो तो कहते हैं हम तो लगभग सबको पास कर ही देते हैं, हमें थोड़ा ना पागल कुत्ते ने काटा है, हमारा काम क्या है, सिलेक्शन बोर्ड, रिजेक्शन बोर्ड ना लगा हमारे नाम पे। तो मैं तो जनरली पास करता हूँ, कोई लॉजिकल बंदा है, शांत दिमाग का है, मैं तो पास कर दूंगा। 2-3 आंसर नहीं आते होंगे भैया जीडी वीडी के, जीके वीके के, तो मैं माफ कर दिया भैया, बाद में सीख लेगा, कौन सी बड़ी बात है। ओके, 1 मिनट भाई, जरा यहाँ पर ना इन्वर्टर बोल पड़ा है, 1 सेकेंड जरा। इन्वर्टर बोल पड़ा है, एक सेकंड भाई, एक तो टाइम रखो। कुछ हाँ भाई, कहाँ थे हम? मैं ये याद नहीं मुझे, पर लास्ट टाइम में नहीं पढ़ो, जरूर याद है ना। और लास्ट लाइन तो सुनना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम लोग बात कर रहे थे हाईलाइट के बारे में, हाईलाइट हो चुका था हमारा पानी की ग्लास पे बात कर रहे थे, पानी की ग्लास के सारे पार्ट्स आपने कवर कर लिए थे, फिर आपने रूम में पानी था वो आपने कवर कर लिया था। एक काम करते हैं, पानी की ग्लास जो करते हैं वो टेक अपने आप हो जाएगा। पानी वानी से हो गया। ऐसा है कि एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा रह गया ना तो कटा हुआ दिखेगा, तो पानी की ग्लास से शुरू करते। सो पानी की ग्लास में मैंने ये जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने पूछ लिया कि पानी कितना भरा होना चाहिए, तो कवर हो जाएगा, पूरा एक सेंटेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, पानी की ग्लास भी रूम के पानी से शुरू होती है, क्योंकि पानी का ग्लास का वो अच्छे से आएगी, ठीक है ना। सो यू आर ऑल्सो, आप ही बता रहे थे, फिर उन्होंने पूछ लिया मेरे से कि इस रूम में कितना पानी आ जाएगा, ऐसे करते हैं 3 2। मैं यहाँ से फिर उन्होंने पूछा कि इस रूम में कितना पानी बच जाएगा, तो आप इंटरव्यू को देखो ना, यहाँ से मुझे नहीं पता था, आपने शुरू कर दिया। 1 सेकंड, 3 2 1 गो। फिर उन्होंने पूछा कि इस रूम में कितना पानी भर जाएगा, तो आप रूम को देखो ना, इंटरव्यू को देखोगे, और उसमें उससे वो थोड़ी पूछा कि उसके अंदर कितना पानी भर जाए, राइट। तो जो चीजें पूछी जा रही है उन चीजों को आप देख सकते हो। आपसे चांद के बारे में पूछेगा तब ऐसा नहीं कह रहा ना कि मोटा चांद को देखो, बट जो चीजें आपके सामने हैं उनको देखोगे तो आप कंफर्टेबली आंसर कर पाओ, अगर नहीं देखोगे तो मुश्किल हो जाएगी चीजें। और अगर हाईलाइट्स के बारे में बात करो, शोन भाई तो और जनरली तो अच्छा हाँ, कुछ चीजें अगर पूछी जाए तो डिटेल्ड में बिल्कुल आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे पूछा कि पपी रेजिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उनको कमांड इंडिकेट कर दिया, अभी मेरे पास जाओगे तो ब्रीड का नाम से लेके कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मैंने आई थिंक सबको प्रिपेयर कर रखा था, बट उन्होंने पूछा नहीं ज्यादा, बट ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम आती है पपी को रेस करने में। इससे वो कुछ अपना जो भी ऑयल की चेक कर, अभी मुझे नहीं अजीब ऑयल की इसके नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे जितना पता था कि ये इनसे सिलेक्शन नहीं होता, रेडनेस, क्योंकि आपने अगर सिलेक्शन नहीं होता, करेक्ट बात है। बिल्कुल आपको देने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है, आपका काम है मुख्य जो राउंड से उसको प्रिपेयर करो। हाँ, तो पपी रेसिंग में क्या प्रॉब्लम, मैंने फुल लेजर उनको 140 ट्रेनिंग से लेके लाइट और डिवॉर्मिंग और कितने शॉर्ट के कोर्स लगते सब बता दिया। तो ये चीज आप अच्छा, फिर मुझसे वो एक SRT पूछे, उन्होंने मुझसे SRT पूछी, बोले कि फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू को जा रहे हो, SRT कब पूछी, जब उन्होंने मेरा रोड पूछा ट्रेन का। तो जनरली लोग क्या करते हैं, मुझे पता था कि होल्ड करने के लिए बोलते सर रात की ट्रेन थी तो मैंने देखा,
भाई आपको सब पता ही है कि आप ट्रेन से जा रहे हो, होटल नंबर, कोच नंबर, ट्रेन नंबर, सीट नंबर, सब कुछ पूछा मुझसे। मैंने सब बताया एफर्टलेसली, क्योंकि मुझे पता और मैंने देखा भी था। मेरा खुद से एडजस्ट था, किस रोज से जा रही थे। तो टाइम इतना होता है कि आप फास्ट फूड अपने ऊपर, अपने टिकट्स के ऊपर वेस्ट कर सकते हो, जबकि आपको हेल्प करेंगे। सब बताओगे 2 बार 3 बार तो उनको मजा आएगा सुनने। क्या कैसे मजा आएगा मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझसे वो पूछा, तीन स्टेशन को पिक करके लेफ्ट बॉक्सर स्टेशन को पिक कर लिया। वो देखे अच्छा यहाँ पे उतरे को मैं तो नहीं उठता, कैसे नहीं उतरे थे, ये जो तमिल नहीं आता उसको मैं कहा मैंने नहीं पा आई डिड नॉट गेट डाउन। तो मैंने से गाना मान उतरे थे। मैं कहा अच्छा ओके ठीक। तो मेरे को समझ में आ गया अच्छा इस गाने भी गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ एसआरटी से। तो बता दिया उन्होंने कि ठीक है सर उतरा था, मान लिया। बस फिर आनी टैबलेट में तो कहते कि तुम्हारे सामने एक पानी की बॉटल पड़ी थी, 500 का नोट था, बाजू में बोरा बैठा हुआ था, वो गिर गया, ट्रेन सेल पड़ी, चारों। तो मैंने फटाक से बोला कि सर पैसे की तो दिक्कत है नहीं, पानी का बॉटल उस बूढ़े को दूंगा, पहले उसको उठा के बिठाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, नेक्स्ट स्टॉप स्टेशन मास्टर को फोन कर दूंगा मेरा सामान डालने। अभी ट्रेन देखिए तो मैंने वो ऐसे भी हम थोड़ी देर बूढ़े के साथ बैठ के वो नहीं करता हूँ, वे जो पानी पीने की नहीं तो ही मेरा इसका ट्रेन के अंदर वॉज वॉन अगेन क्राइम पेट्रोल मत देखना ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, बस यही खाया लास्ट में। अब तो उनको भी लगा कि यार बहुत ही लंबा टाइम हो लास्ट ईयर उन्होंने लास्ट में उनको नींद आ रही, क्योंकि उन मेरे हिसाब से उन्होंने जो टेस्ट करना था, जो देखना था, कर गया बिल्कुल पूरा पूरा, बाकी कुछ बचा नहीं कुछ नहीं। यार आप बहुत कुछ पूछा था। नॉर्मली इंटरव्यू में सब कुछ नहीं पूछा जाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। किसी का इंटरव्यू जीके पे चलता है, किसी का इंटरव्यू सीआईक्यू पे चल जाता है, किसी का इंटरव्यू उसकी डेली लाइफ पे चल जाता है, और भाई की इंटरव्यू सब चल रहा है, सब कुछ छोड़ ही नहीं रहे। कह रहे दुनिया भर के जितने भी इंटरव्यू है, तूने कहा था कि एक ही बार दूंगा, मैं तेरी मन की बात पढ़ ली है, इसलिए मैं सब पूछ डालूंगा। नहीं यही बात हो तो आगे तो हाँ, तो ये बड़ी बात थी। अच्छा एक बात और, यहाँ से हम थोड़ा सा जरा हम आगे तरफ चलें, तो तेरा खुद का फीलिंग क्या था इंटरव्यू के बाद कि मेरा इंटरव्यू गया कैसा है? सुपर लग रहा था कि यार ये तो मैंने फोड़ दिया है। और 100 क्वेश्चन पूछे तो 99 के आंसर मैंने, 80 क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने किया, मैं ईवान बता दे। तो बात इसकी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बात ये मैंने सच बोला और इसलिए मैं सेटिस्फाइड था, और इसलिए मैं इस चीज को सुपर भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो दिया है वो वहाँ पे एक्चुअली मेरे कहने की उन्नत थी। मैं आपको जो वही बोल, आप उस चीज को जीते जाओगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आपने डन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू किया, इसे ही। सो आई थिंक इंटरव्यू से अगर हम टेक अवे लें तो सच बोलना है नंबर 1, और अगर तुम्हारी जिंदगी में सच नहीं है तो उसे सच बना डालो। आंसर दो तो लॉजिकली दो, मुंहफट की तरह मत बोलो। तीसरा, चलेगा इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है, चिल आउट रहो, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ना सही बोल दो उसे, ठीक है। 4th, बेफालतू में फेक मत करो, ठीक है। अगर जितना फेक करोगे उतना आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते जा रहे हो। बेवकूफ नहीं है, सबको पता लग जाता है, या झूठ तुमको पता लग जाता है, तुमसे कोई बोलता है तो वो तो फिर भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक दीज आर द 4-5 टेक अवेज। अच्छा, अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे चले, शायद जीटीओ बात करने का हमें टाइम मिलेगा, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, मेरे सामने घड़ी लगी हुई है तो हो चुका है। बट अगर हम जीटीओ के बारे में अगर हम बात करें यार, अभी ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, पीजीटी या जीटी, इसमें ना आपकी बॉन्डिंग कैसी बन जाती है। या एक बात पूछना चाहूंगा, सब कुछ एकदम रैप कर रहा हूँ, जो मैं पहले क्वेश्चन पूछा, नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आपको हर कोई कमांड टास्क में बुला रहा, हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? ये ऐसे क्यों हुआ? तब आप ओवरवेट भी थे दैट टाइम, जो आज मैं आपकी पर्सनैलिटी देख रहा हूँ वो पर्सनैलिटी नहीं थी। और ओवरवेट वाले आदमी को क्यों इंसान बार बार बुलाएगा? क्या फायदा? जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया कि मैं जिम जाना, ओवरवेट था, मोटा नहीं। अच्छा, ठीक है, मस्त स्टेप पे और समझोस करना पड़ा पेडियत के लिए मतलब बात। और दूसरी बात यह है कि कमांड टास्क में ना आते आते तक में आपके बारे में आपके लोगों को पता चल जाता, ठीक है, यही बात थी। दूसरी बात ये कि पहला कमांड टास्क थी जहाँ पे हम लोग वेट करते होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल कमांड टास्क चल रहा होता है उसमें डिस्टेंस होता है। जब पहला वाला आते, अगर इस कोइंसिडेंटली आपको पहले वाले कमांड टास्क पे बुला लिया जैसे बोर्ड में,
तो आप वहां से पॉपुलर होना शुरू हो जाते हो कि नहीं इसने ये किया, और उस समय थोड़ा अपना भी कह दिया करो कि आज जगह मैंने तेरे को यहाँ पे हेल्प किया था, तो उससे आप अपने आप को वहाँ पे सेल आउट कर रहे हो बेसिकली। तो आपको कोई मौका नहीं छोड़ना। और ये जैसे अगर आप में इतनी तरह है कि आप जीडी में अपने आप को फिक्स अगर कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे भी अपने आप को सेल आउट कर लोगे। दूसरी बार वार्निंग होती है लाइन्स के अंदर, रात में जब साथ में खाना वाना खाते हैं तो आपका नेचर भी लोगों को समझ में आ जाता है, तो कि हेल्प कर दिया करो, हमेशा अच्छे से रहो, सबके साथ बात बॉक्स बनाओ, खूब बातें करो, और जो भी लोगों ने प्रिपेयर किया, जहाँ से किया, उसके बारे में बातें करो। तो दोस्त बनाओगे तो दोस्त बनेंगे। और अगर आपका परफॉर्मेंस सच में अच्छा चल रहा है तो आपको वही इंसान नहीं बुलाएगा जो या तो आपको अपना दुश्मन समझता है या आपको अपना कॉम्पिटिटर समझता है, आप उसको बुला लेना अपने, क्योंकि ये हाँ, कमांड टास्क में ना आपका बुलावा होना एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एक इंसान उसको नहीं बुलाएगा जो उसको नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव है, और उसको नहीं बुलाएगा जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है या बहुत ज्यादा थिन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन जाएगा। और जो ऑफिसर होता है जीडीओ पूछता भी है, व्हाई डिड यू कॉल दीज टू पीपल, एंड देयर शुड बी आंसर शुड बी लॉजिकल, ठीक है ना। थर्ड थिंग, वो बुलाएगा तो उसे ऐसे इंसान को बुलाएगा जो उसकी बात सुने। अगर यार निहाल बात नहीं सुनेगा, वो अपनी चलाएगा वहां पर, तो उसको नहीं बुलाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना। दिस थिंग काउंटेड इन आपके कमांड टास्क में। अच्छा यार एक बात बता यार, जैसे अगर मैं पूरे जीटीओ को लूं एज अ होलसम, तेरे को क्यों लगता है वो जीटीओ क्यों लेते हैं? देख, कोस्ट गार्ड में जीटीओ नहीं होता, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट। कोस्ट गार्ड में ऐसा जीटीओ नहीं होता, पीजीटी एजीटी कमांड टास्क कुछ नहीं होता। व्हाई दे टेक जीटीओ, क्या कारण है? देख, इंडियन आर्मी इज ग्रुप बेस्ड आर्मी, ठीक है, ऑफिसर्स लेड आर्मी, ठीक है। अभी आपके अंदर क्या है कि कुछ बहुत सारे लोग रहेगा, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको किस जगह जाना है और किस जगह क्यों रिक्रूटमेंट हो रही है और कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है, वो अपने आप आपको समझ में आएगा। क्यों बताता हूँ। लेट्स से कोई ऑफिसर बना, उसको 250 जवान है, उनके एक कमांड के ऊपर वो लोग कुछ भी करने थे। अब उसकी ग्रुप डायनेमिक्स सर अच्छी दी हो, अगर वो मैसेज अपना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएगा, और देखना मैं एक ही लाइन बोलूंगा, साथ में राउंड के नाम बोल, अगर उसको उस चीज के ऊपर नॉलेज नहीं होगी, लेक्चर, अगर वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा जीडी, अगर वो खुद फिजिकली फिट नहीं होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, अगर वो आपको आपकी बातें समझ नहीं पाएगा जीओआर, आपके स्टैंडर्ड जज नहीं कर पाएगा जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, और क्या राउंड बच गया। और अगर आपको सही से कमांड नहीं कर पाएगा कमांड टास्क, क्योंकि एचजीपी, पीजीपी और कमांड टास्क भी मोर और लेस चीजें सेम ही हो रही है, बस एज अ कमांडर आपसे मिल जाते हो कमांड टास्क आपके, और आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाओगे तो एचजीटी और पीजीटी भी टेक। तो ये बेसिकली तो काम ही है यार वहाँ अपना, बता क्या ही है ना। सही बात है यार, बहुत सही बात। पर एक बात मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एक ना जीटीओ ना एक ऐसा टास्क होता है जो पहले ग्रुप से शुरू होता है और इंडिविजुअल पे जाके खत्म होता है। तो आप ग्रुप की डायनामिक्स भी आपकी चेक हो जाती है, और आप इंडिविजुअली कैसे हो बोलने में, अपनी बात करवाने में, वो सब चेक हो जाता है। और खुद का दिमाग चलता कितना है वो भी चेक हो जाता है। कहीं ऐसा नहीं ग्रुप में ही बंदा चल पाता है और इंडिविजुअली नहीं चल पाता, क्योंकि आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कुछ लोग होते हैं हमेशा लाइफ में ग्रुप में ही रहते हैं, वो इंडिविजुअली चल नहीं सकते। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली चलते हैं, कभी ग्रुप में नहीं चलते। उनको बंदा दोनों फॉर्मेट में चाहिए, अगर खाली ग्रुप वाला भी नहीं चाहिए और खाली इंडिविजुअल वाला भी नहीं चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मतलब समझने वाली है। अगर आप, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर लोगों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि दोनों ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों में रह सके, तो अगर आप में नहीं है तो डेवलप करना शुरू कर दो, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड इन योर कॉन्फ्रेंस? इट वाज अ सिर्फ कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ था? इन एंड आउट यार, बस कुछ नहीं। यहाँ वाज दिस डे, क्या सबसे अच्छा क्या हुआ तो देखो याद करके एक चीज ना बताऊंगा। लोग बताते हैं कि सर ये मेरा अच्छा हुआ, लोग तो बताएंगे ये मेरा अच्छा हुआ। जब मैंने एक्चुअल आंसर दिया ना, कट गया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? एक मिनट में अगर क्वेश्चन फ्रेम चेंज करूं चलेगा क्या? क्वेश्चन फ्रेम, हाँ। अच्छा यार, अब आती है आखिरी बात कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के बारे में भी ना बहुत सारी बातें सुनने में आती है। अगेन, अरे कॉन्फ्रेंस लंबी चल गई तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, कॉन्फ्रेंस में वेट कराया जा रहा है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब जहां तक मुझे पता है योर कॉन्फ्रेंस में स्विफ्टली गए और स्विफ्टली वापस आ गए। सो आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस क्या था, और वेटिंग पीरियड जो चलता है कॉन्फ्रेंस से पहले वाला, उसमें आपका माइंडसेट क्या चल रहा?
देखो सच बात तो यही है, जैसी सुनाई सुनाई बातें आप कितना इग्नोर करो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आती है दिमाग में। अब ऐसा था मुझे कि अगर रीड टाइम ज़्यादा है तो वाटर लाइनर हो गए शायद, और अगर रीड टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो या तो पीयर पास हो पीयर फेल हो। और मुझे इतना पता था पीयर फेल ना हो, और इसी होप के साथ मैं गया वहाँ पे रीच करने के लिए। तो चलो बहुत ही जल्दी बुला ले, कुछ 30 सेकेंड का वेटिंग टाइम होगा शायद, या 1 मिनट ले लो। 1 मिनट गया आंसर नॉर्मल, बस पूछा कि कौन सा टास्क सबसे अच्छा हुआ। यहाँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ना अगर ये जो आप एक्चुअल में फील करते हो वो चीज़ बताने के लिए आपको मौका मिलता है। क्योंकि भाई मैंने देखा है लोगों को कॉन्फ्रेंस में भी रेकमेंड होते हुए, कॉन्फ्रेंस के आंसर पे भी क्रेडिट आउट होते हुए या फिर रिकमेंडेशन से भागते हुए। क्यों बता रहा हूँ मैं, चलो एग्जाम्पल भी दे दूंगा वैसा हुआ। तो मुझसे पूछा कि कौन सा टास्क सबसे अच्छा हुआ, तो मैंने बोला सर ऑलवेज देयर वाज अ रूम फॉर स्कोप, यू नो, a room for improvement in all the 3 tasks, but I think GTO was the best. ओके, अभी होलिस्टिक आंसर हो गया ना इसको थोड़ा सा यार, कि बनता ये नहीं बोल रहा है कि हाँ ये मेरा बेस्ट ही था। और जो मैंने सही, क्योंकि GTO इंटरव्यू में जो एक क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाया था वो मुझे लगा कि ये मैं अच्छा कर सकता था। SRTs मैंने वो पूरी नहीं कर पाया था मैं साइट में, वो वहाँ पे इम्प्रूव मैं प्रिपेयर था क्योंकि मैं इतने सच में वो चीज़ करी हो गया। तो ये बात हो गई वापस की भाई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम आई रिजल्ट के टाइम। जो मेरी जितनी प्रेपरेशन थी सब कुछ एक बार भी खत्म हो गई। तुझे पता भी नहीं है, मैं बताता हूँ वो क्या, ये यही मजा आएगा शायद व्यूअर्स को सुनने में। यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद मैं फ्रेशर, अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, यहाँ पे लगा क्यों लगा, क्योंकि ऐसा ही सुना गया था कि लेट्स से अगर वहाँ टेस्ट नंबर 6 से शुरू किया तो 1 से 5 पे नहीं हुआ, ही अंडरस्टूड है, ऐसा मुझे कहा गया था। हाँ, मेरा सिस्टम नंबर था 3 और मैं पूरा श्योर था कि टेस्ट नंबर 3 से ही शुरुआत होगी। अच्छा, हो सकता है 1 से हो जाए, और मैं बिल्कुल भाई ऑनेस्टली नहीं बताऊं तो मुझे इतना पता था कि 3 से ही शुरुआत होगी। मैं बैठा बिल्कुल आराम से, जो भी ऊपर वाले होते जो भी भगवान आप मानते हो आप उनको याद करते हो और क्या करो, तो बैठा तो आगे जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती है जिसे अभी उनको बताना होता है कि मेरी नॉट दिस एंड दैट, नॉट फिट फॉर दिस एंड यू नो नॉट जस्ट अनफिट, इट्स जस्ट you know the change of profession which you should look forward to doing XYZ morning। कुछ नहीं समझा था मैं, कोई जैसे लग रहा था ये रोज से सारी है वो बता रही है कि किसी के द्वार यहाँ को लेंगे, कुछ सुनता है, वही बात हो रही थी। मुझे लगा बस जल्दी से रिजल्ट बता दे, क्योंकि वहां पे मेरे जितने भी इमोशंस थे सारे आ चुके थे बिल्कुल फटने को। क्योंकि अगेन यार पहला अटेम्प्ट था, इलाहाबाद बोर्ड था, एंट्री TGC थी, बैकग्राउंड सिविलियन था, तो कुछ चीजें ना सेट नहीं बैठ रही थी और कोई वहां से बताने वाला था नहीं कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला टेस्ट नंबर 5, मैं तो खत्म डिसाइडेड हो गया, एंड मुझे लगा सब खत्म हो गया। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है, थोड़ी देर खेले तो टेस्ट नंबर 5 बोला, फिर 11 बोला, फिर 28 बोला, फिर 29 बोला, कहते और किसी को रेकमेंड होना तो एक बार को तो हो जाएगी, मेरे को क्या पता शायद कहीं हो जाए, बट इतना लॉन्ग जंप मुश्किल लगा था। तो मैंने बोला, मैं किसी ने कुछ नहीं यार, तो सुनने बोला क्या क्या रेकमेंड नहीं होना, आती उठाओगे तुम लोग, एक बार को हो बहुत फेस लग बेटी बाई गॉड। तो उन्होंने बोला जस्ट बच और मैं हो गया अब तो कोई बचा ही नहीं। ऐसे तेरा नाम एकदम लास्ट में बिल्कुल एंड में फुल पसंद था। उसके बाद कहते हैं कि और किसी को रेकमेंड होना है, अब मैंने हाथ ही नहीं उठाया, तो फिर कहते टेस्ट नंबर 3। और भाई वही एक मोमेंट था जब मेरे को थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। और वहां से वहां साइड के बाजू में मतलब जाके खड़े होने से पहले था, उन्होंने बोला क्या विश्वास नहीं हो रहा, तू रेकमेंड हो गया। तो मैं उनको कुछ पहली बार कुछ ऐसी चीज हुई होगी जहाँ पे मैं आई हैड नो आंसर, कुछ था ही नहीं बोलने यही तो नहीं। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे भी साइक आके मुझसे पूछते हैं कि क्या तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तू रेकमेंड हो गया। मैं वहां पे मैं कुछ नहीं बोल पाया, सामने बात कर रहा इंसान यार जवाब नहीं दे रहा था मैं, क्योंकि मैं कम्प्लीटली फुल, क्योंकि जिस चीज़ों से मैंने शुरुआत करी थी अपने पॉडकास्ट की वो रीज़न भी था, और जो भी कहें XYZ, बट चलो भोलेनाथ बाकी जो भी भगवान को मानसन की कृपा पे वही
अपने काम अच्छे से करो, हो जाए। लोग पीने बंद हो गए थे भाई इस टाइम पे मुझे ना, जो आ रही दिखा था कुछ भी दिखा रहा। मेरा एक दोस्त बना था वहाँ पे, मैं उसको ढूंढ रहा था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि एक एक करके सारे पॉइंट आउट मतलब गायब से हो रहे थे, पॉइंट लाइन पे चलने के सारे ऐसा नजर आता। उसको पकड़ के गले मिलते थोड़ा सा बाय बाय करा और ये बहुत ही रहा। उसके बाद मुझे को लगा DNSSB की तो प्रिपरेशन कुछ होती नहीं है, एक्चुअल प्रिपरेशन तो होती है डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें हालत खराब करती भाई गॉड। उसके लिए तो आप कोचिंग लेके ही जाना है। और अच्छा, पर इज्जत मिलनी शुरू हो जाती। मैंने एक बार नोटिस किया, वो जो सूबेदार साहब थे पहले, जो आपसे शायद हो सकता है तुम करके बात करो, मूवमेंट अब चेंज होता है, आप करके बोलना शुरू हो जाता है, और वो बड़ी बात होती है। बट मैं ना थोड़ा सा मेडिकल को थोड़ा आप हाईलाइट करवाना चाहूंगा। देखो भाई को 3 PR मिले, कभी भी ना मेरे हिसाब से ना आप सिचुएशन से घबराओ मत। जैसे फॉर एग्जांपल आपको TR मिला, इट्स ओके, यू गॉट द TR, शांत रहो। उसका क्यों मिला यार TR? क्या उसने गलती से दे दिया? हो सकता है, बिल्कुल गलती से होता है भाई की, किस हिसाब से गलती से हुआ है भाई, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो यार। ठीक है, नहीं हमारे को इस चीज़ में बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सच में कुछ सीख के जाना है यहाँ से तो आप सीख के जाओ, क्योंकि मेरा ये था कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखी थी, कुछ कुछ चीज़ें कहीं और सीखी थी, और सीखने का कोई स्कोप ही होता है। ये TR के बारे में कहीं से कुछ सुना नहीं था पहले कभी, ठीक है, मतलब हाँ कभी एक कुछ किसी वीडियो में देख लिया हो, TR है वो, TR नहीं है पहली बात तो, ठीक है, टेम्परेरी रिजेक्शन। अगर रिजेक्ट ही करना होता तो आगे TR और दोबारा आपको अपील का और री-अपील का मौका क्यों था। और तो उस तीसरी चीज में आपको, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि अपना मेडिकल चेक कराते जाना, तो वो चीज़ों का टेंशन खत्म हो जाता है। जैसे मेरा रेट ज़्यादा था यहाँ के हिसाब से ना, ITI अपने जीवन के हिसाब से बिल्कुल फिट था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, तो पहला तो रेट कट गया था, कोई मसला नहीं था इस चीज़ का, वो मैं कर सकता था कंट्रोल, सैलरी का चला जाता तो बेकार में टाइम वेस्ट नहीं था। 2000 TR का उन्होंने, जैसे भाई ने बोला, अगेंस्ट फ्लैट फुट कर लिया, क्योंकि मैं था ही। अब आपका सर्जन है वो जो आपको चेक करने, डॉक्टर फॉर गॉड डोज किस रीजन की वजह से देता है, फिर इंसान ना अननेसेसरी डाउट में आ जाता है कि सही में तो ऐसा नहीं है, ऑटोमार्क आपको कुछ भी आ रहा, फिर अंतर से दिमाग लगाने लोगों के। आप सीधा जो चीज, जिन चीजों का आपको TR मिला है, आप बाहर उस चीजों के, और मानो फ्लैट फुट का मिला है तो आप ऑर्थो पे चले जाओ, डर्मा का कुछ मिला है तो आप डायरेक्टोलॉजिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, बता देगा आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट ना कि क्या प्रॉब्लम इसमें है कि नहीं है। वहां पे वो लोग PR इसीलिए वो लोग देते नहीं है भाई, वो लोग PR ना बांट ऐसे चाहते हैं कि अगर ये भी दिखा है क्या, ये भी दे रहे। तीसरा मेरे को दे रखा था किलॉइड, भाई किलॉइड का बचपन में मैं गिर गया था, उस क्रैश मार्क रह गया था, उसके लिए टॉयलेट मार्क के देखते हैं किलॉइड, उन्होंने ना हाथ लगाया ना पास आके देखा, यूं ही कहते थे बाद कुछ नहीं था। बस जाके दिल्ली में वो बेस में जाके दौड़ भाग करनी पड़ती है भाई, वो वहाँ के डॉक्टर हुई बैठे भाई, किसने दे दी, कितने का मेडिकल ने पिना, वो मेरी वो बिल्कुल जेन्युइन चीज थी, तो मैं समझता हूँ। बाकी पता नहीं यार, अभी डॉक्टर्स को भी यहाँ वाले बोर्ड वाले समझना चाहिए कि जो चीज क्लियर है या तो ढंग से चेक करके आप जेन्युइनली दे दो, और अगर आपको लग रहा है डाउट सच में आपको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुतों को बेकार में भी सब क्लियर हो गया। आपकी बात बोलना चाहूंगा भाई, एक ना आप तो चलो पहले अपने TR के नाम ना बोल रही, तो ओवर रेट हो गए TR नंबर 1। दूसरा क्या मिला था आपको? दूसरा फ्लैट फुट मुझे भी मिला था, मुझे भी मिल चुका है, ठीक है ना, पर मेरा जेन्युइन था, पर उसको मुझे 1 साल लगा था। चलो तीसरा किलॉइड मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जल गए आप, तो ना निशान उभर के बाहर आ जाता है, या गोली लग गई है, कुछ लग गया, चोट लग गई, तो निशान एक उभर के बाहर आ जाता है, उसे हम किलॉइड कहते हैं आम शब्दों में, राइट। अब देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, जो मेडिकल है ना, SSB तो बहुत ज्यादा फॉर्मुलाइज प्रोसेस है, डे 1 पे क्या होगा, डे 2 क्या होगा, डे 3 होगा, पर SSB का मेडिकल ना बहुत फॉर्मुलाइज प्रोसेस है ही नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब मेरे हिसाब से एक प्रॉपर मेडिकल होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं मैक्स, पर ये 15-20 दिन भी लग जाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए कायदे में। और बच्चा भी परेशान होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पहली वाली रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही, फिर दूसरी वाली रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही, फिर अपने अकॉर्डिंग कर देता है जो उसे सही लग रहा होता है, तो बड़ा बहुत इनफॉर्मलाइज प्रोसेस है। सेकेंडली मैंने ये बात सुनी है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अवेयर करना चाह रहा हूँ, भगवान करे आपके साथ ना हो, कुछ लोग आपसे ब्राइब मांगेंगे कि ये दे दे, मैं तेरा ये TR गियर क्लियर करवा दूंगा। अगर आपका कभी TR बैठा या कभी जिंदगी में PR बैठा, भगवान के लिए कभी मेडिकल चीज को चेंज मत करवाओ, ठीक है ना। अगर आपका सच में PR है, एक्सेप्ट करो, फौज नहीं ज्वाइन हो रही मत, उन दो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में।
पर अगर आप एक बार ब्राइबरी के केस में फंस गए और कभी ये सरफेस हो गया बाहर कि ब्राइबरी के चक्कर में ये बंदा अंदर गया है, तो मान लो आप कर्नल रैंक पे भी पहुंच गए ना, वो वहीं से आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी विदाउट एनी पेंशन और समथिंग। और सोचो कर्नल रैंक से बंदा बाहर आ गया है और बाहर आने के बाद वो कह रहा है कि मैं किसी कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, दिखा सकता ना कुछ दिखा सकता, तो आप लाइफ में करोगे क्या? वो बड़ा ही गंदा होता है। सो इफ मेडिकल कम, जो कि हो सकता है, तो उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और लीगल प्रोसेस के थ्रू चलो, उसको बाईपास करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आज से 1-2 साल पहले की बात है, शायद कोविड के टाइम की बात है, तब ना पहले ना कपूरथला बोर्ड होता था, जो आज आपका जालंधर बोर्ड है ना, पहले कपूरथला बोर्ड होता था, उसमें ना करप्शन का केस आया था, वो मेडिकल का ही आया था। जिस बंदे ने करप्शन किया वो भी गया, जिन लोगों को अकेडमी उसने भेज दिया पास आउट करा के वो भी गए, जो ऑफिसर बन चुके हैं वो भी बाहर आ गए, सब लोग बाहर आ गए, सबका ABCD हो गई लाइफ। तो बेहतर है ऐसे काम में ना लगो, आप ईमानदारी से आप चलना। बाकी TR इज नॉर्मल यार, चिल रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एंड थैंक यू भाई निहाल सो मच। और आपको नहीं पता होगा, कंस्ट्रक्शन साइड में चल रहा था, हमने रिस्क लेके पूरा पॉडकास्ट किया है, ये होगा भी नहीं होगा। सो लकीली ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं यार ऑडियो वीडियो कैसे ही, वरना अगर आपको दिख रही है सच में ये वीडियो, तो भैया ये सही बात है कि पहली बार में शूट हो गया और पहली बार में सब बढ़िया हो गया। दैट्स ऑल। एक और जाफी मैं को बता चीज, बस एक चीज जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो फटाफट बोलता हूँ। मैं जा रहा था SSC टेक थी भोपाल, मेरा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू आया, कॉलेज के नाम में सेमीकोलन ऐड हो गया और मुझे बाहर कर दिया। मुझे मेरा ना अटेम्प्ट काउंट हुआ ना कुछ काउंट हुआ और मैं बहुत डिसहार्टेड हो गया था। सब रिटर्न टिकट सब भी नहीं करके तब करनी पड़ी थी मुझे। और मैं बिल्कुल जितनी गालियाँ आती थी शायद सब देता हुआ आ रहा था। किसी इंसान सामने वाले को देता है, खुद को तो देता नहीं है। आते आते भी TGC के बारे में पता चला और TGC का फॉर्म डाल दिया, प्रिपेयर कर लिया, जहाँ से भी करना। TGC का फॉर्म बस में भर दिया, जर्नी में ही भर दिया। मतलब ऐसा था कि जिस जगह मैं प्रिपरेशन करने जा रहा था ना, वहां पे मैंने या भाई क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत हो गई थी और कुछ पर्सनल रीजन से मेरे को आधी ट्रेन से वापस आना पड़ा, तब मैंने TGC का फॉर्म भरा था ट्रेन में। और फिर जब बोर्ड आया इलाहाबाद में, फिर मन में मेरा यार इलाहाबाद क्यों आ गया, मतलब ऐसा सुनने में आता है ना कि ये बोर्ड ऐसा है, तुम्हारे उसका नहीं है वो। सब अच्छा है भाई, इस चीज को मैं समझ गया और आज सब हो गया। बाकी है तुम्हारा भी हो जाएगा होपफुली। चलते रहो, गिव अप मत करना, परसिस्टेंस रखना। बस मेडिकल ऐसा कोई इशू ना है ना, तो ये लाइफ मतलब आराम से हो जाएगी। जर्नी बड़ी नहीं, मतलब मुश्किल बड़ी है बट इतनी लंबी नहीं होगी कि आप यूनिफॉर्म ना देखो, बिल्कुल होगा ये, ठीक है ना। थैंक्स बाय निहाल, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। जो भी मेरे जैसे हो बैठ के इंस्पायर हो जाओ, लग जाओ और बन जाओ। थैंक्स मैन। अच्छा रुक, अभी काटना मत।